वन नेशन वन इलेक्शन, मेरे गांव की समस्या अलग है, मेरे देश की समस्या अलग है, हमारा मतदान कैसे एक हो सकता है? कि इतनी सारी समस्याएं कितनी है, ये बहुत समस्याएं हैं, पर इसका समाधान कौन करेगा? हमारा देश वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करता है। कि ये लोग तो कह रहे हैं कि मेरे गांव का मौसम गुलाबी है, मगर फिर मैं आपको बता दूं कि ये आंकड़े झूठे और ये दावे किताबी हैं। ये आंकड़े झूठे और ये दावे किताबी। सत्ता का खेल तो चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर ये उत्तराखंड राज्य रहना चाहिए, इस राज्य का लोकतंत्र में रहना चाहिए। कलम उठेगी तो इनकलाब भी होगा, जुबान खुली है तो सवाल भी होगा। ये महज एक सभा नहीं, ये महज एक सभा नहीं, युवाओं की हुंकार है। हर अन्याय का आज यहाँ समाधान भी होगा, समाधान भी होगा। सदस्यगण बैठ जाइए, सदन की गरिमा। आज का विषय है एक राष्ट्र एक चुनाव। इस पे प्रस्ताव रखेंगे रोहित नेगी जी। सर्वप्रथम जय उत्तराखंड। अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव के रूप में रखने का मौका दिया। साथियों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इसे ऐतिहासिक चर्चा का विषय हम कह सकते हैं। प्रस्तावना के रूप में एक देश एक चुनाव, भारत में ये महत्वपूर्ण चुनावी सुधार प्रस्ताव है जिसका उद्देश्य लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने की का प्रस्ताव मैं इस सदन में लाना चाहता हूं। इस व्यवस्था से प्रशासनिक स्थिरता, चुनावी खर्च में कमी और बार बार लगने वाले आचार संहिता के कारण विकास कार्यों में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सकता है। इसलिए मैं इस प्रस्ताव को सदन के सामने रखना चाहता हूं। थोड़ा मैं इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं। भारत में 1952, 57 और 62 में और 1967 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए गए थे, लेकिन इसमें कुछ विसंगतियां होने के कारण हम इस पूरी प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाए। साथ ही 1967 के बाद कुछ विधानसभा और 1970 में लोकसभा के समय से पहले भंग होने के कारण ये परंपरा समाप्त हो गई है। इसके बाद भारत में चुनाव लगातार विभिन्न समय पर होते रहे, जिससे प्रशासन लगभग प्रभावित होता रहा है। लॉ कमीशन 2018 और नीति आयोग ने इस विचार पर विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया है। एक देश एक चुनाव का उद्देश्य पूरे देश में लोकसभा और सभी राज्यों में विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने का आयोजन और प्रस्ताव दिया है। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर भी इसे शामिल करने की संभावनाएं हैं। आप सभी के सुझाव इस पर हम चाहते हैं कि आप सभी युवा विधायक इस पर अपना वक्तव्य रखें और हमें सत्ता के रूप में आप लोग हमें सुझाव देते रहें। साथ ही इसके जो संभावित लाभ है, इसके जो बेनिफिट्स है, उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि क्यों हम इस प्रस्ताव को इस सदन में लाना चाहते हैं। इसके कुछ लाभ इस प्रकार हैं कि जो चुनावों में खर्चे होते हैं, लाभ का कारण चुनाव खर्चे में बार बार कमी माफी चाहता हूँ, चुनाव खर्चे में बार बार चुनाव कराने की लागत कम होगी, अनुमानित हजारों करोड़ रुपए की जो बचत होगी, शासन में स्थिरता, बार बार आचार संहिता लागू होने के साथ साथ सरकार की नीतियां बाधित होती हैं, उस पर हमें एक अच्छा प्रशासन देखने को मिलेगा और हमें संसाधनों की भी संरक्षण करने का मौका मिलेगा। साथ ही सरकारी संसाधनों का बेहतर प्रयोग, चुनाव में सुरक्षा बलों, प्रशासन और शिक्षकों का उपयोग होता रहे जो बार बार चुनाव होने के प्रभावित होते हैं। विकास कार्यों में तेजी, एक बार चुनाव होने के कारण सरकार बिना बाधा के साथ काम कर सकेगी। राजनीतिक स्थिरता, अगर हम इस प्रस्ताव को रखते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें राजनीतिक स्थिरता, पूरे देश में सरकार का कार्यकाल एक निश्चित चक्र के साथ होगा और इसमें राजनीतिक स्थिरता भी आएगी। अब हम कोई प्रस्ताव रखते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ चुनौतियां आएंगी अध्यक्ष महोदय। तो इसमें चुनौतियों के जो हम लोगों ने जिस पर रिसर्च किया, चुनौतियों के रूप में संभवतः संविधान में कुछ संशोधन करने की आवश्यकता होती है। जो संविधान अनुच्छेद 83 और 85, 172 और 174 और 356 संशोधन में आवश्यक होगा, जिसमें खासकर राज्य के जो कानून है उनमें बदलाव करने की हमें बदलाव करने पड़ेंगे। तो इसमें आप सभी के सुझाव हमें चाहिए। साथ ही स्थानीय मुद्दों पर प्रभाव, क्षेत्रीय दलों की आशंका और राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो सकते हैं, इस पर उचित विमर्श
की आवश्यकता है और आप सभी सदन में जितने भी विधायक हैं उसमें आप सभी के सुझाव चाहिए होंगे। लोकसभा या विधानसभा के समय से पहले होने की स्थिति में इसके लिए स्थिर सरकार सुनिश्चित करें कि उपाय क्या करने होंगे, इस पर भी आप सभी के सुझाव चाहिए होंगे। साथ ही लास्ट तो इसमें आप सभी का मैं ध्यान आकर्षित, जो आप सभी के शायद सवाल हो सकते हैं कि सवाल इस प्रस्ताव को रखने में आपके सवाल हो सकते हैं, राजनीतिक असहमति की कमी के कारण सभी दलों को विश्वास में लेकर एक राष्ट्रीय स्तर की चर्चा की जाए और समिति बनाई जाए जिसमें सभी सदन आपके पक्ष और विपक्ष के लोगों को इसमें इस समिति में होंगे और आप सभी के सुझाव इस प्रस्ताव पे आएंगे। तो इस पे भी आपका मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इस पूरे प्रकरण प्रस्ताव को रखने के बीच जो चरणबद्ध क्रियान्वयन जो हमारी योजना है उसके विषय में थोड़ा सा मैं आपका अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूरे सदन का इस कार्य प्रणाली पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले कुछ राज्यों के लोकसभा के साथ चुनाव कराने की इसकी व्यवहार्यता को देखते हुए हम इस प्रस्ताव को रखते हैं कि लोकसभा के साथ हम कुछ विधानसभाओं का चुनाव इसके साथ एक मॉडल के रूप में कर सकते हैं। तो इस पे आप सभी के सुझाव चाहिए। फिर सभी राज्यों को इसे लागू किया जा सकता है, इस प्रकार की एक व्यवस्था के साथ आप सभी के सुझाव मुझे इस प्रस्ताव पे चाहिए। आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि सभी सदन के पक्ष और सभी सदन के जो विधायक प्रतिनिधि है उन पर आप सभी का विश्वास मुझे इस पर चाहिए, सुझाव आपके चाहिए। साथ ही क्योंकि लगातार हम इस एक नया सिस्टम लाने की बात करते हैं तो इसमें आपके सभी के सुझाव और क्योंकि इसमें हमें कई बदलाव भी करने, संवैधानिक रूप पे कई बदलाव करने हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी के सुझाव और आप सभी का समर्थन इस पे चाहिए ताकि हम एक बेहतर चुनावी प्रक्रिया सदन में देश में ला सकें। साथ ही इसके पूरे निष्कर्ष के साथ मैं आप कंक्लूड करना चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है। जैसा मैं समझता हूं एक देश एक चुनाव एक व्यापक चुनावी सुधार है जिसमें चुनावी खर्चे कमी, शासन में स्थिरता और विकास कार्यों में तेजी। हालांकि इसके कई संवैधानिक संशोधन है, राजनीतिक असहमतियां हैं, कानून ढांचे में बदलाव की आवश्यकता है। यदि इसे सही ढंग से लागू किया जाए तो भारत एक चुनावी व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव साबित कर सकता है। तो मैं इस प्रस्ताव को आप सभी के सामने अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सभी सदन के सामने रखता हूं और आप सभी के सुझाव और इसमें जो विसंगतियां होंगी उन सब पर आप सभी का समर्थन और आपके सभी सुझाव चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय आशीष नेगी जी आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय पहाड़ी पैलाग से उमन्या पूरे सदन को मैं पहले तो बहुत ही ज्यादा प्रशंसा करता हूं कि जिस तरह से विपक्ष ने विरोध दर्ज किया और इसी तरह का जो विरोध है वो मौजूदा सदन में भी होना चाहिए। मैं बात देता हूं आप लोगों की आवाज जो है विपक्ष के इसी स्वर होने चाहिए, इसी ताल में होना चाहिए। वन नेशन इलेक्शन, मैं भले ही सत्ता पक्ष से हूं पर मैं इस प्रदेश का हितैषी भी हूं। मैं बहुत से बिंदु हैं अध्यक्षा जी जिसपे मैं सहमति नहीं देता हूं। वन नेशन वन इलेक्शन, मेरे गांव की समस्या अलग है, मेरे देश की समस्या अलग है। हमारा मतदान कैसे एक हो सकता है? मेरे गांव में सड़क नहीं है, हमारे शहीद सरहदों पे मर रहे हैं, हमारा वोट एक कैसे हो सकता है? इसको अलग अलग चरणों में किया जाना चाहिए। मेरे गांव की समस्या के लिए अलग मतदान होना चाहिए, मेरे क्षेत्र की समस्या के लिए अलग मतदान होना चाहिए, मेरे देश की समस्या के लिए अलग मतदान होना चाहिए। ये कुछ ऐसा है, ये सभ्यताओं का दमन है, ये भाषाओं का दमन है, ये संस्कृतियों का दमन है। ये कुछ ऐसा है कि पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में हिंदी से जैसे हमारी गढ़वाली कुमाऊनी भाषा को दबाने जैसा है और इसका मैं धुर विरोधी। हालांकि मैं जानता हूं प्रगतिशीलता की बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक बारी चुनाव होंगे तो इसमें खर्चा कम आएगा, मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, अव्यवस्थाएं जनता को नहीं भुगतनी पड़ेंगी। ये बार बार जो सड़कों पर रैलियां उतरती हैं उनसे लोग परेशान नहीं होंगे। पर केवल एक मुद्दे, एक चेहरे पर अगर कोई चाहता है कि वो पूरे देश में सरकार बनाएगा तो ये कभी संभव हो नहीं पाएगा। मैं उस गांव से आता हूं जिस गांव में केवल 10 घर हैं। मैं चाइना बॉर्डर से आता हूं, मैं चमोली का रहने वाला हूं, मेरी समस्याएं अलग हैं। मैंने अपने सामने अस्पताल में, जिस अस्पताल में डॉक्टर नहीं थे,
कंपाउंडर ने दाढ़ी काटने वाली ब्लेड से एक महिला का पेट काटा और ऑपरेशन काटा। मैं उस गांव का रहने वाला हूं, मेरी पीड़ा अलग है। हमें देश के प्रधानमंत्री जो अखंड भारत की बात करते हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। मैं उनके नाम पे वोट करूं कि उस महिला की पीड़ा पे वोट करूं? आप प्लीज क्लैपिंग करें, इसका प्रयोग कम करें, ऊर्जा को बचाकर सभी के लिए। मैम समय भी हो गया है, मौका विपक्ष को भी दीजिए मैम। बिल्कुल, आपको भी पूर्ण समय मिलेगा, समानता रहे। इसलिए मैं कम शब्दों में अपनी बात को कहना चाहता हूं कि इसको सभी के लिए समय बढ़ाया है, 3 मिनट हम आपको मैक्सिमम दे सकते हैं, आप प्लीज कंटिन्यू। इसलिए अध्यक्ष महोदय जी, मैं ये चाहता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर हो तो उसको अलग अलग चरणों में किया जाए, ताकि क्षेत्रीयता के मुद्दे राष्ट्रीयता से कहीं दबे नहीं और लोग विवश न हो क्षेत्रीय मुद्दों के बावजूद भी राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट करने। मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। मैं आपको सजेशन दे चुका हूं, समाधान मैं आशा करता हूं कि सदन से मिलेगा। जय पहाड़, जय पहाड़ी, पहाड़वाद जिंदाबाद। माननीय रिया राणा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभा में बैठे सभी बुद्धिजीवी, मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन, जिस पर हमारी सरकार नई पॉलिसी लाएंगे, क्योंकि महोदय इसी वर्ष जो दिल्ली उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव में जो स्थानीय थे, मूल निवासी थे, उनके नाम लिस्टों से काटे गए। जो मकान मालिक थे उनके नाम लिस्टों से हटाए गए और जो यहाँ पे 1-2 साल से निवास कर रहे हैं उनके नाम लिस्टों में रखे गए। तो मैं अपनी सरकार से ये पूछना चाहूंगी कि जो ये आप नई नीति लाए हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, क्या ये सही है? मैं इसका विरोध करती हूँ और मैं अपनी सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि जो वन नेशन वन इलेक्शन की नीति है, हमें इसमें कोई नई पॉलिसी लानी होगी। आप देख सकते हैं कि पूरे प्रदेश भर में अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो क्या हमारे प्रदेश की स्थिति में कुछ बदलाव आएगा? नहीं आएगा। आप देख सकते हैं हमारी क्षेत्र की समस्याओं को आप ले लीजिए, चाहे पूरे प्रदेश भर की हो, अभी भी हमारे प्रदेश की स्थिति किस हालत में है, इसका जिम्मेदार कौन है? तो मैं ये चाहूंगी, चाहे सरकार हमारी हो चाहे विपक्ष वालों की हो, हमें अपने प्रदेश के बारे में, अपने देश के बारे में सोचना होगा। अगर एक ही जगह एक ही सरकार होगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे राज शासन टाइप का हो जाएगा। जैसे पहले टाइम पे राजाओं का शासन हुआ करता था कि एक राजा पूरे देश में राज करेगा, तो जो वो चाहेंगे वो ही होगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं इसके बिल्कुल विरोध हूँ। हम नई पॉलिसी लाएंगे और इससे हम सभी मिलकर काम करेंगे, चाहे किसी भी सरकार हो, अब उत्तराखंड के मुद्दे हो चाहे देश भर के मुद्दे हो, हम उन पे बात करेंगे। माननीय अध्यक्ष, माननीय विधायक जी मंत्री जी, शांति बनाए। अभी आपका समय सीमा बचा है, आप बताइए। और जो आपको पता होगा माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहूंगी, जो ये हमारे इलेक्शंस में जो ये इतने पैसे खर्च होते हैं, ये हम आम जनता की जेबों से खर्च किए जाते हैं, चाहे वो टैक्स के माध्यम से हो चाहे वो जीएसटी के माध्यम से हो। तो मैं ये चाहती हूँ कि इसमें भी हमें लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि सारा पैसा जो हमारी आम जनता का लगता है, जो लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जीएसटी इतना लगाया जा रहा है, टैक्स इतना हमें यहाँ पे पड़ता है। बताए, अगर हम कुछ छोटी सी पानी की बोतल भी लेते हैं, वो आजकल 20 रुपए की मिलती है, कहीं 30 रुपए की कॉस्टली जा रही है। मतलब इतना महंगाई हो रही है कि हमारे प्रदेश को जो स्थिति है बहुत ही ज्यादा गंभीर है। तो हमें इसे संज्ञान देते हुए पूरा देखना होगा। और मैं चाहती हूँ कि पूरे प्रदेश भर की स्थिति हो चाहे देश भर की हो, हमें इसमें संज्ञान देते हुए कुछ एक्शन लेने चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। सदस्यगण शांति बनाए रखें। माननीय परवेज खान। विपक्ष को तो हमेशा बोलने ही नहीं दिया जाता, सतत आवाज दबा आप शांत रहें, गरिमा बनाए रखें, दोनों को समान रखा जा रहा है। देश मेरा जल रहा है,
आग लगी है सीने में, हुक्मरान सा व्यस्त है खून गरीब का पीने में। तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारे देश में हर राज्य के अपने अलग अलग मुद्दे होते हैं। उत्तराखंड में बेरोजगारी, पलायन, आपदा सबसे बड़े मुद्दे हैं। SR बॉम्बे VS यूनियन ऑफ इंडिया 1947 केस के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों की स्वतंत्रता जरूरी है। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, आज भी इंतकाम होगा सवालों का, जागरूकता का और बदलाव का। लेकिन सत्ता में बैठे लोग नीतियां बनाते रहे और जनता ठगी जाती रही है। से प्यार की बात कर रहे हैं। बात सुन लीजिए, मैं देश के लिए बात करने आया हूँ, माननीय स्टेट के लिए बात करने आया हूँ। संबोधित करें। कल हमने भी एक शायरी आप आज की बात कीजिए। माननीय परवेश जी, आप शब्दों का चुनाव गरिमा को बनाए रखते हैं। आप बौखलाए मत। सभी सदस्य गरिमा का ध्यान नहीं रख रहे हैं विधानसभा की। मैम आपकी परमिशन के बिना कोई भी कैसे खड़ा होके बात कर सकता है? मंत्री जी, मैं बता रही हूँ, आप से खड़े हुए हैं। आप लोग आपस में ना, आप मुझे चेयर को संबोधित करें। परवेश जी, मैं फिर से दोहराना चाहूंगी, आप शब्दों का चुनाव गरिमा को ध्यान में रखते हुए करें। आप प्लीज कंटिन्यू। चार धाम यात्रा में बार बार जी, आप शांत रहें। चार धाम यात्रा में बार बार दुर्घटनाएं हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार इसे हिंदुत्व के नाम पर प्रचारित कर रही है और समाधान नहीं दे रही। ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट 2019 में कहती है चुनाव में सबसे ज्यादा खर्च राजनीतिक दलों, प्रचार और मीडिया विज्ञापनों पर होता है, ना कि चुनावी आयोग में। अनुच्छेद 83 और 172 में कहा गया कि संसद और विधानसभाओं की अलग अलग अवधि होती है, यानी अगर कोई सरकार फेल हो जाए तो जनता का अधिकार है कि वह उसे गिरा सकती है। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन के बाद कोई सरकार फेल हो जाए तो भी उसे पूरा 5 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। मतलब अगर कोई नेता फेल होता है तो जनता को मजबूरी में उसे 5 साल तक झेलना पड़ेगा। भाई ये लोकतंत्र है, कोई शादी का बंधन नहीं कि तलाक का ऑप्शन ही बंद कर दिया जाए। जब GDP नीचे जा रही है, बेरोजगारी 45 साल के रिकॉर्ड पार कर रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तब सरकार चुनाव सुधार की बात कर रही है। भाई साहब, देश में आग लगी है और सरकार फायर ब्रिगेड छोड़कर पोस्टर बनाने में लगी हुई है। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन। माननीय विधायक जी, आप अपनी बात रख चुके हैं, जल्दी कंक्लूड करें। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन वन साइडेड राजनीति का विरोध करते हुए लोकतंत्र कोई पिज्जा डिलीवरी नहीं है, जहां 30 मिनट में सरकारी नीतियां तय हो और फिर 5 साल बाद कोई शिकायत दर्ज न करा सके। लोकतंत्र को कैद न करे, उसे उड़ने दे, हर चुनाव में जनता को सच सुनने दे। अगर इतना ही भरोसा है अपनी जीत पर तो चुनाव से भागने का बहाना क्यों ना करे। और बस यही कहूंगा, ये मेरे पास जो भी समस्या है, ये मेरे पास 15, 20, 25 समस्याएं उत्तराखंड की है। अगर इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने के लिए, यहाँ पे जो है आप चेयर को संबोधित। माननीय महोदय जी, बस मैं अंत में यही कहूंगा कि इतनी सारी समस्याएं कितनी है, ये बहुत समस्याएं हैं, पर इसका समाधान कौन करेगा? हमारा देश वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करता है।
माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो इस सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं और इनके साथ मंत्री, कैबिनेट मंत्री जी बैठे हैं, क्या इन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद की क्या गोपनीय शपथ ली थी मैम? मैं इसका सदन का विरोध करता हूं। आपने सदन में नहीं ली थी ना, तो ऐसी सरकार को गिरा देना चाहिए और हम अविश्वास प्रस्ताव पास करवाएंगे और हम अपनी सरकार बनाने का आपसे अनुरोध करते हैं संख्या बल पर। मैम संख्या बल पर अभी हम इस पे चर्चा कर चुके हैं, इस टॉपिक पे आप प्लीज जो चर्चा चल रही है उसको माननीय महक भंडारी जी, विधायक जी, माननीय मंत्री जी, आप सभी सदस्यगण से मेरी प्रार्थना है, प्लीज शांत रहें। जी, सदन पटल को नमस्कार करते हुए अध्यक्ष महोदया की अनुमति से मैं आज यहाँ से अपना वक्तव्य शुरू करना चाहूंगी। महोदय, विपक्षी कह रहा है कि आग लगी है सीने में, इस आग की चिंगारी को हर गांव हर कस्बे तक पहुंचा, धारावी अभी भी कूड़े में फंसा है, एक लौ तो वहां जला। महोदय, आज बात वन नेशन वन इलेक्शन की है। कई विपक्षी साथी कहते हैं कि ये प्रस्ताव गलत है, जल्दबाजी में लाया गया, क्या इसकी नींव है? पर महोदय, एक बात जो मैं सदन के माध्यम से कहना चाहूंगी, मैं यही कहना चाहूंगी कि पिछली सरकारों के दावे, पहले एक दावे से शुरू करते हैं, वो कहते हैं कि नारी सशक्तिकरण लाया जाए, वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इन्हीं चुनावी रैलियों में जब ईव टीजिंग के मामले आते हैं तो उनको ना तो सदन में रखा जाता है, ना तो उनकी बात सड़कों पर की जाती है, ना किसी विधानसभा में की गई, ना किसी लोकसभा में की जाती है। आंकड़ों के द्वारा बात करना चाहूंगी, केरला 2014 और 18 के बीच 1700 से अधिक ईव टीजिंग के मामले हर महीने दर्ज होते हैं। महोदय, ये साल का नहीं है, हर महीने की मैं बात कर रही हूँ। पंजाब 2016 60% से अधिक मामले ईव टीजिंग के पंजाब में दर्ज हुए हैं। 2019 की लोकसभा में कुल लागत जो बताई गई वो 60,000 करोड़ की बताई गई। महोदय, ये पैसा ना तो नागरिकों पे लगा, ना तो संसाधनों पे लगा, ये पैसा लगा इन चुनावी रैलियों पर, इस चुनाव की हवा धोड़ पर। अब बात विपक्षी बार बार बिना सोचे समझे जितने भी तथ्य सदन में रख रहा है, एक बात इस सदन के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जब राष्ट्र एक है, पूरे राष्ट्र के लिए समानताएं एक है, संविधान एक है, तो चुनाव एक क्यों नहीं हो सकता? इस सदन के माध्यम से एक और बात यहाँ पर रखना चाहूंगी महोदय कि जब भी मैं विधानसभा में अंदर गुजरूं या लोकसभा में अंदर गुजरूं तो दीवारों पर जब संविधान निर्माताओं की तस्वीर देखती हूँ तो कहीं ना कहीं इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अंदाजन अनुमान लगा देती हूँ। वही देश जो आज इस संविधान को याद करना तो छोड़िए, पढ़ तक नहीं पाता है, उस देश के नागरिक यहाँ पर आकर कहते हैं महोदय कि एक चुनाव नहीं होना चाहिए, और वो देश जिसके संविधान की प्रस्तावना ही यहाँ से शुरू होती है कि हम भारत के लोग, ना कि हम भारतीय सरकार, वो देश इस प्रस्ताव का विरोध कैसे कर सकता है? और एक राष्ट्र के तौर पर मैं ये कहना चाहूंगी, चाहे कितने पन्ने आज इस सदन से उड़ाए जाएं, लेकिन लो, ये कागज है, मैं देखती हूँ आज कौन इस पर हस्ताक्षर करता है। इसको भरने वाले जन को अपना सर्वस्व समर्पण करना होगा, अपना तन मन धन जन जीवन माता को अर्पण करना होगा। और आज भारत माता कह रही है कि इस देश की व्यवस्था, इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश का पैसा इस नागरिकों पर लगे। महोदय, अगर सरकार चुनाव ही कराती रहेगी तो रूल्स रेगुलेशंस जो इस राष्ट्र में बनने चाहिए वो कब बनेंगे? और बनना छोड़िए महोदय, उनका जो एग्जीक्यूशन बॉडी को जिससे हम प्रश्न उठाते रहते हैं कि ये नहीं हुआ, ये सरकार ने ये नीति तो लाई पर इसको सुचारू रूप से इसका एग्जीक्यूशन नहीं किया, तो महोदय जब समय मिलेगा तब नीतियां भी बनेंगी, एग्जीक्यूशन भी होगा, विकास भी होगा, और इसका प्रमाण भी हम आपको। माननीय विधायिका जी कंक्लूड करें आपका। जी महोदय, आखिर में बस अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं यही कहना चाहूंगी, पहले दिन जब इस सदन में आई थी तब भी मैंने कहा था
कि ये लोग तो कह रहे हैं कि मेरे गांव का मौसम गुलाबी है, मगर फिर मैं आपको बता दूं कि ये आंकड़े झूठे और ये दावे किताबी हैं। ये आंकड़े झूठे और ये दावे किताबी हैं। माननीय सिद्धार्थ कोहली जी। इनकलाब जिंदाबाद साथियों। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले तो सदन का ध्यान 2019 के चुनाव की ओर ले जाना चाहूंगा। केवल लोकसभा चुनाव में गवर्नमेंट फंक्शनरीज को मिला के और पॉलिटिकल पार्टीज को मिला के 55,000 करोड़ का खर्च आया था। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR के अनुसार भी ये 2014 के चुनावी खर्च से लगभग 40% अधिक था। और 2019 में जो इसके साथ राज्य विधानसभा चुनाव हुए, चाहे वो महाराष्ट्र के हो, हरियाणा के हो, झारखंड के हो और अन्य राज्य के हो, उनको मिला के भी कुछ 5,000 करोड़ के आसपास खर्च हुआ, तो टोटल 60,000 करोड़। लेकिन जब हम जनवरी 2025 की केवल एक माह की GST की राशि की ओर ध्यान लगाते हैं तो 1.95 लाख करोड़ GST संग्रहण हुआ। तो आर्थिक बहाना तो ना ही लगाएं, क्योंकि टैक्स लेते वक्त तो सरकार ये नहीं कहती कि हमने ज्यादा ले लिया। जहां तक बात बुनियादी तौर पर रहे तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा महोत्सव है और सबसे बड़ा पर्व है ये चुनावी पर्व, और चुनाव निरंतर चलते रहने चाहिए ताकि जनता अपनी अपील और परेशानियां इन ईद के चांद के समान नेताओं को सुनाती रहे। लेकिन ये सत्ता के नशे में इस तरह सवार है कि मिनिस्ट्रियां मिलते ही ये ईद का चांद अब इनके बस की एक साल में भी पहाड़ की चढ़ाइयां चलना पॉसिबल नहीं है। तो मैं इनसे कहना चाहूंगा कि जनाब, अब आपके घुटने बोल चुके हैं, अब आपके बस की पहाड़ की चढ़ाइयां नहीं है। आप घर में बैठे और नवयुवकों को आने दीजिए। आप बात कर रहे हैं चुनाव 5 साल में एक बार करवाने की, क्या उस विधानसभा सत्र का जो पूरे साल को मिला के, तीनों सत्र को मिला के भी 14-15 दिन नहीं चलती? और मुख्यमंत्री जी तो उसमें कभी सोमवार आने ही नहीं देते, क्योंकि सोमवार को मुख्यमंत्री जी की टर्न होती है। और अगर बहाना ये मारा जाए कि उत्तराखंड छोटा राज्य है, कम दिन आने चाहिए, तो हिमाचल प्रदेश भी तो छोटा राज्य है, वहां तो एक सत्र 14-15 दिन के होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं इस सदन में अक्सर देखता हूं और वन नेशन वन इलेक्शन में एक बहुत अच्छा प्रस्ताव है कि प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज को लेके कि मंत्री जी, हमारे जितना भी एग्जीक्यूशन फोर्स है, हम टीचरों को और सारे फंक्शनरीज को तनाव और लगाते रहते हैं कि एजुकेशन अच्छी नहीं हो रही, टीचर्स टाइम पे नहीं पहुंचते हैं। तो कैसे टीचर्स पढ़ाएंगे जब आप उन्हें खाली रोस्टर बनाने पे, रजिस्टर बनाने पे और इलेक्शंस ड्यूटी में लगा देंगे? टीम वर्क खाली यहाँ तक नहीं है कि सट्टा गिराओ, सत्ता बनाओ, अपनी टीम वर्क करो। माननीय विधायक जी, आप अपनी बात कह चुके हाँ। हैं, प्लीज जल्दी करिए। टीम वर्क यहाँ तक की है कि अगर आपको मिनिस्ट्रियां मिलती हैं तो आप उनके नीचे अपनी गवर्नमेंट फंक्शनरीज और एग्जीक्यूटिव को भी अपना टीम समझते हुए उनका सपोर्ट करें, उनकी समस्याओं का आंसर निकालें। धन्यवाद। माननीय योगराज राणा। ये भी सही कहा। साथियों, वन नेशन वन इलेक्शन पे चर्चा हो रही है। ऊपर कल आदरणीय भाई साहब जी ने भी मुझे कहा था कि ऊपर लेवल पे पूछा था कि बजट कितना स्वास्थ्य का, वो बता नहीं पाया मैं। हम लोग क्या है, ऊपर भावनात्मक स्तर से बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारी दार्शनिक सोच इस प्रदेश के लिए जब तक नहीं होगी, इस हॉल में बैठकर कुछ भी कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, युवाओं का क्या काम है?
युवा नारे लगाते रहे बाजारों में, युवा नारे लगाते रहे बाजारों में, हम नेता घूमते रहे चमचमाती कारों में, हम नेता घूमते रहे चमचमाती कारों में। साथियों, मेरे प्यारे युवा साथियों, ठीक है, मजाक का विषय सब है, वन नेशन वन इलेक्शन पे सब बोल दिया, क्या इसके अच्छाई है क्या बुराई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह विषय करना चाहता हूँ, वन नेशन वन इलेक्शन से आप समझते क्या? वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि हम लोग विधानसभा या अपनी जो लोकसभा है उस दिन एक दिन चुनाव करेंगे, बाकी विकास तो मेरे एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है तो मेरे यहाँ पहले बीएसएनएल नेटवर्क लगेगा, ना कि हाई टेक्नोलॉजी आएगी। कहने का मतलब ये चुनाव एक दिन होगा, लेकिन विकास जिस स्तर पे देश का परिस्थिति जैसी है वैसे हम चुनाव कराएंगे। चुनाव सिर्फ एक दिन होगा, लेकिन विकास वैसी होगा मेरे भाई। यदि चमोली का विकास करना तो वैसी नीतियां बनेगी, रुद्रपुर का विकास करना वैसी नीतियां बनेगी, देश से दिल्ली की विकास करना देश के लिए वैसी नीति बनेगी। सिर्फ चुनाव एक दिन होगा, जो हमारे अनावश्यक खर्चे उसको बचाया जाएगा और जो अनावश्यक हमारा तंत्र काम करेगा उसको एक ही दिन हम काम करने के लिए उपयोग करेंगे। उसका मेन ये है। अब आगे मैं कहना चाहूंगा युवा साथियों के लिए, साथियों हम वो पीढ़ी है जो हम रील बनाकर अपना अन्न रोटी कपड़ा मकान चलाना चाहते हैं। मेरे साथ के जितने युवा साथी है ज्यादातर रील बनाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, ठीक है, उससे रोटी कपड़ा मकान हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी, ठीक है। भौतिक विकास और विचार दो एक अपनी जगह। भौतिक विकास में हम ये चाहे कि हमारे लिए नली लगाकर हमारा भोजन ऑटोमेटिक जाए, इस प्रकार काम करे, क्या इस विकास की अपेक्षा रखते हो? ये विकास हमें नहीं चाहिए। हमें वो विचार दो, हमें वो विचार दो, भाईचारा दो, अपनापन दो, हम कम संसाधन में भी बेहतर जीवन जी सकते हैं, ठीक है। आधुनिक आवश्यकताएं उनको भी हम पूरा करेंगे। साथियों, यदि हम युवा अपनी सोच को बेहतर नहीं कर पाए तो याद रखना, मुझे वो कविता याद आ रही, ढोल के भीतर पोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को, सब कुछ ढाओ मोल। विषय पर अपने विचार केंद्रित कीजिए। मैं वही बोल रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, मैं युवाओं को बोल रहा हूँ। हम युवा यदि वन नेशन वन इलेक्शन पे इस प्रकार सोच नहीं रखेंगे तो हम इस नियम को लागू करके भी फायदे में नहीं है। ढोल के भीतर पोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को, सब कुछ डाव डोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को, दाने गिनकर दाल मिलेगी, गेहूं की बसरवार मिलेगी, पानी के इंजेक्शन होंगे, घोषित रोज इलेक्शन न होंगे, पेड़ ना होगी, हवा ना होगी, अस्पताल में दवा ना होगी, पुण्य ना होगा, पाप ना होगा, राम नाम का जाप ना होगा, यदि हम युवा सोच और युवा जागरूक नहीं होते हैं। साथियों, मैं कह देना चाहूंगा, बड़ी बड़ी बातें करते माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बता देना चाहूँ, जो हमारे पास आए होगा तभी हम व्यय के लिए कुछ काम कर सकते हैं अपने देश और राष्ट्र के लिए। यदि हमारे पास आय का साधन नहीं है तो हम कैसे नीतियां बना लेंगे? और आय तब बचेगी जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि 4000 करोड़ अभी मैं लोकसभा का अपनी बात कंक्लूड कर, उसका खर्चा बता रहा। मेरा कहना सिर्फ इतना है, प्यारे युवा साथियों, हम लोगों को वन नेशन वन इलेक्शन में यदि हम बैठकर देखें तो ज्यादा फायदे हैं। धन्यवाद, हम इसको सहमति देते हैं। धन्यवाद। माननीय सौरभ चंद जी। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, सरकार के द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव की बात की जा रही है। उत्तराखंड में एक राष्ट्र एक चुनाव की बात की जा रही है। इस उत्तराखंड में माननीय आप चेयर को संबोधित। जी मैं माननीय अध्यक्ष मैं वही कहना चाह रहा हूँ, जिस उत्तराखंड में 25 सालों में 13 मुख्यमंत्री बदल गए हैं, उस उत्तराखंड में इस बात की बात की जा रही है कि एक राष्ट्र एक चुनाव। आप समझ रहे हैं ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है हम सभी के लिए। और मुझे लगता है कि वर्तमान मुख्यमंत्री जी जिस हिसाब से अभी कार्रवाई चल रही है, मुझे लगता है कि ज्यादा देर तक टिक पाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ जिस हिसाब से मैं आपके माध्यम से कहना, मान्य आप अपने विषय से भटके ना, आप नहीं मैं यही कहना चाह रहा हूँ। देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव की बात हो रही है, परंतु मुख्य जो मुद्दा है, मुझे जो लगता है, जो हमें लगता है वो यह है कि विषय ये नहीं कि एक राष्ट्र एक चुनाव, विषय ये है कि जो वर्तमान चुनाव चल रहे हैं उसमें पारदर्शिता कैसे होनी चाहिए। विषय ये है जो चुनाव अभी वर्तमान समय में हो रहे हैं
उसमें जो शराबें बांटी जाती हैं आम जनताओं को, उसे कैसे रोका जा सकता है, ये विषय है महोदय। इसमें कोई बात नहीं करना चाहता, इसमें कोई चर्चा नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता है? मैं सदन से पूछना चाहता हूँ, सरकार से पूछना चाहता हूँ, तमाम विधायकों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है? एक युवा विधायक हम लोग हैं और हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। एक राष्ट्र एक चुनाव की बात होगी, क्यों नहीं होगी, परंतु जरूरी है सर्वप्रथम जो ये राजनीति अभी चल रही है, इस राजनीति को बदलने की जरूरत है। हमें जो तमाम करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं चुनाव में, आप जानते हैं विधायक में लगभग 40 लाख का जो है खर्चा किया जा सकता है, परंतु करोड़ों रुपए खर्चे होते हैं। वो करोड़ रुपए कहां से आते हैं? और वो जब करोड़ों रुपए इतना खर्चा हो रहा है, उसके बाद सरकार क्या करेगी, सरकार के लोग क्या करेंगे, ये मैं पूछना चाहता हूँ। हम ये कह रहे थे कि एक राष्ट्र एक चुनाव मुद्दा है, पर इससे ज्यादा मुद्दा है जो वर्तमान समय में चुनाव हो रहे हैं, उसमें पारदर्शिता कैसे आए। जो तमाम युवा साथी हमारे हैं, जो कहीं ना कहीं काबिल है, जिनके भीतर वो काबिलियत है, उन्हें मौका नहीं मिल पाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, तो कहीं ना कहीं हमें इस विषय पर कहीं ना कहीं सोचना होगा। ईवीएम पर लगातार जो सवाल उठाए जाते हैं, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, जो ये तमाम तरह के प्रश्न लगाए जाते हैं, इस पे भी कहीं ना कहीं हमें सोचने विषय है कि क्यों वो सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या इसमें तमाम विधायक लोगों मिले हैं नहीं मिले हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। माननीय विधायक जी, आपका समय होने वाला है। जी, मैं लास्ट कंक्लूड करना चाहता हूँ और यही मैं आखिर में कहना चाहता हूँ कि देखिए, चुनाव एक राष्ट्र एक चुनाव की जो बात हो रही है, हमारा जो संविधान है उसमें राष्ट्रपति के द्वारा जो है आपातकालीन स्थिति में भी जो है माननीय विधायक जी, आपका समय। जी बिल्कुल, थोड़ा एक मिनट दीजिए माननीय अध्यक्ष। 30 सेकंड प्लीज। ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कहीं ना कहीं जो है वो जो लोकसभा का कार्यकाल है वो बढ़ाया जा सकता है, तमाम तरह से हैं। और आखिर में यही कहना चाहूंगा कि सत्ता का खेल तो चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर ये उत्तराखंड राज्य रहना चाहिए, इस राज्य का लोकतंत्र में रहना चाहिए और इसमें हम सब विधायकों को काम करने की जरूरत है पार्टी को। माननीय नाजिया जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी और सभा में बैठे सभी उपस्थित गणों को मेरा सादर नमस्कार। मैं एक राष्ट्र एक चुनाव पर चर्चा करना चाहती हूँ। नई दिल्ली में लंबी कवायद के बाद एक देश एक चुनाव विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। 17 दिसंबर 2024 को एक बिल को लोकसभा में पेश किया गया। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि एक समय पर पूरे देश भर में एक साथ लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव संपन्न करवाना। एक राष्ट्र एक चुनाव भारत सरकार का एक प्रस्ताव है जिसका उद्देश्य देश में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ आयोजित करना है। सितंबर 2023 में भारत सरकार ने इस मुद्दे की जांच के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। मैं अपनी वाणी को एक नारे के साथ समापन करना चाहूंगी। एक भारत एक विधान, एक भारत एक विधान, एक चुनाव से बड़े सम्मान। धन्यवाद। मान्य अपूर्वा जी। मैडम डेप्यूटी स्पीकर और सभी विधायकों को मेरा नमस्कार। मैडम, मैं अपने आज के एड्रेस की शुरुआत कुछ इस प्रकार से करना चाहूंगी कि कलम उठेगी तो इनकलाब भी होगा, कलम उठेगी तो इनकलाब भी होगा, जुबान खुली है तो सवाल भी होगा। ये महज एक सभा नहीं, ये महज एक सभा नहीं, युवाओं की हुंकार है। हर अन्याय का आज यहाँ समाधान भी होगा, समाधान भी होगा। मैडम, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधा अपने मुद्दे पर आना चाहूंगी कि आज का हमारा विषय है वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव।
तो जैसे कि हमारे विपक्षी विधायक जी ने भी बोला कि चुनाव हमारे देश में एक पर्व की तरह यानी कि त्योहार की तरह आता है, लेकिन त्योहार कौन सा? दिवाली का, जो देश का दिवाला निकाल कर चली जाती है। अब चुनावी प्रचार और प्रसारों की बात की जाए तो नेताओं द्वारा इस दौरान अलग अलग प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है, वेदर लीगल और इलीगल। अब लीगल प्रैक्टिसेस में तो हमारा पार्टीज द्वारा मैनिफेस्टो प्रेजेंट करना, रैलीज वगैरह ऑर्गेनाइज करना आ जाता है, लेकिन बात की जाए इलीगल प्रैक्टिसेस की तो which are banned by the government by the way, लेकिन फिर भी लोग उस चीज को करते हैं। तो उसी में से एक सेंसिटिव इशू मैं उठाना चाहूंगी, जो कि है कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स द्वारा शराब का वितरण करना। मैडम, नेताओं द्वारा चुनाव के दौरान लोगों को शराब की बोतलें बांटी जाती हैं वोट खरीदने के लिए। सिर्फ शराब ही नहीं, इसके अलावा भी कई अलग अलग प्रकार की मटीरियलिस्टिक चीजों से लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है, which I think is totally wrong and unethical। तो जैसे कि हमारी मैडम एमएलए ने भी कहा कि चुनाव के दौरान और भी कई सारी समस्याएं होती हैं, जैसे रैलीज के दौरान ईव टीजिंग और चुनावी हिंसा भी। तो मैडम, मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं आप भी इस चीज से अग्री करेंगी कि ये प्रैक्टिसेस हमारे नेशन में इतनी डीप सीटेड है कि अगर हम ट्राई भी करें उसे टोटली इरेडिकेट करने का तो उसमें काफी समय लग जाएगा। तो जो चीजें, मेरा मानना यह है कि जो चीजें 5 साल में इतनी बार दोहराई जाती है, अगर वो 5 साल में एक बार या स्थानीय लेवल पे कम से कम 2 बार भी होती है तो जनता को थोड़ी सी सहूलियत तो मिलेगी उन चीजों से। बाकी तो मैडम, मैं डंकी की चोट पर एक बात कहना चाहूंगी कि माननीय विधायक, मेरे विपक्षी नेता माननीय विधायक जी कर भी रहे हैं। आप कृपया मोबाइल का कृपया आप मोबाइल का उपयोग सदन माननीय विधायक जी, कृपया आप सदन में मोबाइल का उपयोग ना करें। जो मेरे विपक्षी नेता इस बिल का अपोज कर भी रहे हैं, इट्स नॉट आउट ऑफ देयर सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंसर्न्स बट प्योरली आउट ऑफ देयर फियर यानी डर इस बात का। माननीय विधायिका जी, आपका समय हो रहा है, कंक्लूड कर रही हूं बस कि फियर यानी डर इस बात का कि चलो अब केंद्र में सरकार बनाने की तो अब इनके सपने सुहाने लड़कपन के हो गए हैं, बाकी राज्य में जो सरकार बनाने की थोड़ी बहुत उम्मीदें रखते भी होंगे, वो भी इन्हें शायद खत्म होती हुई नजर आ रही होंगी। बट आई वुड से दैट्स टोटली नॉट द एजेंडा ऑफ द बिल। अपनी सरकार से, चीफ मिनिस्टर सर से यही आग्रह करना चाहूंगी कि जिस तरह हमने यूसीसी को वेलकम किया है राज्य में, उसे इम्प्लीमेंट किया है, उसी तरीके से 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल को समर्थन मिलना चाहिए। उत्तराखंड की सरकार के ओर से पूर्ण समर्थन मिलना चाहिए। लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी, लॉन्ग लिव इंडिया। थैंक यू सो मच। सॉरी। माननीय शशांक सिंह। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदया जी। मैं राहत इंदौरी साहब की 2 पंक्तियों से शुरुआत करना चाहूंगा। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। चेयर को संबोधित कीजिए। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। सरहदों का तात्पर्य यहाँ से मेरा उन सरहदों से है जो पक्ष में बैठे नेता सिर्फ तभी लांघते हैं जब उन्हें वोट की कामना होती है। वो मलिन बस्तियां, वो पहाड़ी इलाके जहां दूरस्थ क्षेत्रों में आदिवासी लोग निवास करते हैं, उन सरहदों को लांघना पक्ष के लिए तभी उपयोग में आता है जब उन्हें वोट की कामना होती है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं एक राष्ट्र एक चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से वहां से माननीय विधायिका जी ने कहा कि एक राष्ट्र है, एक संविधान है, तो उसी संविधान के अंदर हमें यह अधिकार मिला है कि हम अपने क्षेत्रीय नेताओं को अलग से चुन सके, राज्य के नेताओं को, प्रतिनिधियों को अलग से चुन सके और देश के प्रतिनिधि को अलग से चुन सके। साथ ही मैं इस चीज पर भी प्रकाश डालना चाहूंगा कि अभी मुझसे पूर्व एक विधायिका जी ने कहा कि हमें डर है कि केंद्र में हमारी सरकार नहीं आएगी, तो मैं भी पक्ष से यही बोलना चाहता हूं कि असली डर इन्हें है, क्योंकि ये केंद्र में रह रहे सिर्फ एक चेहरे के अनुसार ही पूरा चुनाव लड़ते हैं और राज्य में जो राज्य के और क्षेत्र की जो
जो मूल सुविधाएं हैं या मूल जरूरतें हैं, आप ही की विधायिका ने वो कोट कराई है, मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ कि यही लोग हैं जो केंद्र की सरकार है, जो एक ही चेहरे पे पूरा चुनाव लड़ते हैं। इसलिए इन्हें डर है कि हम एक ही राष्ट्र में अगर हम एक ही प्रणाली लाते हैं तो हम सिर्फ उसी चेहरे को बार बार प्रयोग करके चुनाव जीत जाएंगे। तो मैं साफ कहना चाहता हूं कि ये एक गलतफहमी है। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो ये सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव का एक्ट लाई है, इसे इन्होंने 2 चरणों में बांटा है कि पहले तो इन्होंने लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने का दावा किया है, लेकिन इसमें ही इन्होंने नगर निगम के चुनावों को 100 दिन, उसके उपरांत 100 दिन के लिए इन्होंने कहा है कि 100 दिन के अंदर ये कराएंगे। तो जो ये एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रणाली है, ये पहले ही तिरस्कार करती है इस चीज का, क्योंकि वो 100 दिन का अंतराल फिर से उन्हें चुनाव करवाना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि मैं ये मानता हूं इसमें ये उपाय हो सकता है कि आप जो खर्च की प्रणाली सरकार कह रही है कि कम खर्चा होगा, तो इसमें आप इलेक्शन कमीशन को और स्ट्रॉन्ग बनाइए। इलेक्शन कमीशन ये देखे कि कौन सा प्रतिनिधि कितना पैसा खर्चा कर रहा है, कि वो लिमिट से ज्यादा कर रहा है, इस पे अपोज करिए। लेकिन नहीं, सरकार सिर्फ इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर चंदे के नाम पे अपनी जेब बनने का कार्य कर रही है। माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्र में 30 लाख से ज्यादा लोकल लीडरशिप भी है यहाँ पे, जिस अभाव में एक तय आप अपनी बात कर जी 30 लाख से ज्यादा लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिन्हें कभी भी मौका नहीं मिलता, क्योंकि वो पैसे के अभाव में कहीं ना कहीं दब जाते हैं। तो माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं चाहता हूं इस एक राष्ट्र एक चुनाव का तिरस्कार किया जाए और ना धन बल के आधार पर, ना सही सिर्फ जन बल के आधार पर चुनाव को संपन्न कराया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बस 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। धन्यवाद उपाध्यक्ष। माननीय सुभाष सिंह जी। धन्यवाद अध्यक्षा महोदया जी। मैं अपने एड्रेस की शुरुआत मंत्री जी के शब्दों से करना चाहूँगा। आपने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन पहले भी लागू किया जा चुका है और विसंगतियां होने के कारण ये पूर्ण नहीं हो पाया। इस बात की क्या गारंटी है कि विसंगतियां दोबारा नहीं होंगी? आपके हिसाब से इलेक्शन 5 साल में प्रधान और राज्य में एवं केंद्र में एक बार होंगे। हमारे देश में ऐसे भी गांव हैं, ऐसे भी कस्बे हैं जहां केवल चुनाव के डर से ही विकास होता है, जहां केवल चुनाव के डर से ही सड़क बनाई जाती है, जहां केवल चुनाव के डर से ही महिलाओं का उत्थान थोड़ा बहुत होता है। अगर आप उस चुनाव के डर को ही कम कर दोगे, जो इलेक्शन लगातार होते रहे उन्हें आप 5 साल में एक बार सीमित कर दोगे, तो वो डर कम रह जाएगा। और दूसरी बात आपने कही कि इससे हमारा खर्च बचेगा। 5 साल में संबोधित कीजिए। हाँ जी मैम, 5 साल में एक बार चुनाव होने से हमारा खर्च बचेगा। तो मेरा सुझाव इस पर ये है कि जो वो खर्च बचेगा आप उसका भी तो बजट बनाइए कि ये खर्च बचेगा तो हम इसको विकास कार्यों में यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। उसका एक निश्चित बजट बनाया जाए कि हम इन बचे हुए बजट का यहाँ इस्तेमाल करेंगे। और तीसरी बात आपने कही कि इस योजना से शासन में स्थिरता आएगी। शासन में स्थिरता आएगी या अस्थिरता बढ़ेगी? क्योंकि 5 साल में एक बार चुनाव होने का ये मतलब है कि सभी राज्यों को, सभी बॉडीज को अपना कार्यकाल पूर्ण करना होगा। अगर एक जगह भी 5 साल से पहले सरकार गिरी तो या तो आपको दोबारा चुनाव कराने पड़ेंगे या तो राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। तो चुनाव तो आपको वैसी स्थिति में भी दोबारा कराना पड़ेगा। और तीसरी बात तो मेरी ये है कि यहाँ कई चीजों पे चर्चा चल रही है, उसमें एक मुद्दा छूट रहा है, जो मुद्दा है जनगणना का। भारत में जनगणना आखिरी बार हुई थी 2011 में, और एक देश के लिए जनगणना कराना बहुत ही जरूरी होता है, और खासकर भारत जैसे इतने बड़े देश के लिए हमें ये तो पता होना चाहिए कि हम जिनके लिए नीतियां बना रहे हैं, जिनके लिए योजना बना रहे हैं, वो हैं कौन, कहाँ के हैं, कितने लोग हैं। ये तो वैसी बात हुई कि हम अपने परिवार के लिए योजनाएं बना रहे हैं और हमें पता ही नहीं है कि परिवार में कितने लोग हैं और कितने आयु वर्ग के लोग हैं। जनगणना भारत में 2011 में हुई थी और योजना के हिसाब से प्रत्येक 10 साल में होनी चाहिए। इसके अनुसार 2021 में होनी चाहिए थी, लेकिन कोविड-19 के कारण हो नहीं पाई। लेकिन उसके बाद 4 साल हो गए, अब अभी तक जनगणना नहीं की गई।
मेरी ये दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द जनगणना हो, ताकि हमें इस चीज़ का पूरा डाटा मिले कि कितने आयु सीमा के कितने लोग हैं, कितने जनजाति के लोग हैं, कितने अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, पूरे देश में लोग कितने हैं। और जैसा कि माननीय विधायक जी, आप अपनी बात कंटिन्यू। और जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन विरोध में हम खड़े हैं, तो इसमें कुछ अगर सुधार किए जाएं तो अच्छा होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। माननीय निखिल शाह जी। माननीय अध्यक्षा दी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे इस मंच पर बोलने का मौका दिया। जैसा कि मेरे विपक्षी दल के विधायक साथीगण कह रहे हैं कि जनगणना की बात, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि जैसे जनगणना 10 साल में होती है, तो मैं उनको ये अवगत कराना चाहता हूं कि जनगणना 2024 से शुरू हो चुकी है और इसका परिणाम आपको सन 2026 तक दे दिया जाएगा। तो विपक्ष दल, इस बात से आप परेशान न होइए। माननीय, आप चेयर को संबोधित कीजिए। जी धन्यवाद। जैसा कि इन्हें मैं अवगत कराना चाहता हूं कि भारत में एक वोट एक राष्ट्र एक वोट पहली बार नहीं हो रहा है। सबसे पहले एक वोट एक राष्ट्र सन 1952, 1957, 1962, 1967 में भी किया जा चुका है। तो ये कोई ऐसी बात तो नहीं है कि पहली बार हो रहा है, ये पहले भी हो चुका है। और यह क्रम तब टूटा जब 1967 में राज्यों की विधानसभाएं विलंबित कर दी गई थी। तो ये विपक्ष दल बोल रहे हैं, ये उसमें जनता के फायदे की बात तो कर नहीं रहे हैं। तो मैं विपक्ष दल से ये पूछना चाहूंगा कि ये चाहते क्या हैं? अगर सरकार कुछ करे इन्हें 2 दिक्कत, ना करे तो इन्हें 2 दिक्कत। तो विपक्ष दल चाहता क्या है कि जो भी सरकार सदन की गरिमा बनाए रखें, क्योंकि जो हमारा एक राष्ट्र एक वोट करने का जो हमारा मकसद है, सबसे पहले है शिक्षा। जैसे कि वोट, अगर हमारा वोट जो है एक बार होगा, तो इसमें सबसे पहले है, जैसे हमारे विपक्ष दल बहुत बार हमारा प्रश्न उठाते हैं कि शिक्षकों की कमी है, विद्यालय में बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है। जो इन्हें बता दे, जब बार बार इलेक्शन होंगे, बार बार वोट होंगे, तो आपको पता है कि जो इलेक्शन ड्यूटियां होती है, इसमें टीचरों को जाना पड़ता है। टीचरों को 2-3 महीने पहले ही ट्रेनिंग दी जाती है कि वोट कैसे कराया जाए। तो आप ये मान चलिए, अगर 5 साल में कितने बार वोट होंगे, तो आप मान के चलिए कि 5 साल में कितने दिन होते हैं, तो टीचर कितनी छुट्टियां होगी और बच्चों का पढ़ाई का कितना लॉस होगा। और ये बोल रहे हैं कि युवाओं को बेरोजगार है, तो युवाओं को रोजगार। अगर मान के चलो हमारा पैसा 5 साल में इतने बार इलेक्शन कराने में लगता है, अगर हमारा उतना पैसा एक बार इलेक्शन में बल्कि बहुत कम लगता है, तो जो हमारा बाकी का बचा बजट है, उससे हम युवाओं के लिए बेरोजगार की व्यवस्था कर सकते हैं। बल्कि अगर हम युवाओं को बेरोजगार ना दें, युवाओं को लेके विपक्ष दल सदन की गरिमा बनाए रखें। मैं सबसे पहले विपक्ष दल से कहना चाहूंगा, अध्यक्ष मैं आपसे माफी चाहूंगा, आप उन्हें अपनी बात कंटिन्यू कर दीजिए। माननीय सदस्यगण, सदन की गरिमा बनाए रखें। आप बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदया, मैं विपक्ष दल से कहना चाहूंगा, पहले तो सबसे पहले अस्पतालों में जाकर अपने कानों का इलाज करा के, क्योंकि इनके कान बहल हो चुके हैं, इन्हें ढंग से सुनाई नहीं दे रहा है। विपक्ष दल ढंग से सुनाई नहीं दे रहा है। विपक्ष दल को मैं बताना चाहूंगा, मैंने युवाओं के लिए बेरोजगारी की बात की है। माननीय सदस्यगण, बैठ जाइए। सदन की गरिमा बनाए रखें। और ये आप पोस्टर मत दिखाइए। देखिए, काउंटर क्वेश्चन न करें, काउंटर क्वेश्चन करेंगे तो हम सदन को नहीं चला पाएंगे। मंत्री जी बैठ जाइए। मंत्री जी बैठ जाइए। मंत्री जी, आपसे आग्रह है, आप बैठ जाइए। मैं चेयर पे हूँ। सदन की गरिमा बनाए रखें। आप बैठ जाइए। मंत्री जी, आपसे आग्रह है, आप बैठ जाइए। प्लीज आप बैठ जाइए। माननीय सदस्यगण, सदन की गरिमा बनाए रखें।
निखिल शाह जी आप कंटिन्यू करें। अध्यक्ष मैम, मैं कहना चाहूंगा विपक्ष दल जो सुन रहा है, सबसे पहले तो मैंने बोलना चाहूंगा कि इनके कान खराब है। गरिमा बनाए रखिए माननीय सदस्य। बोलना चाहूंगा पलटा नहीं जा रहा, आपको सुनने में दिक्कत हो रही है, इधर जाकर अपना इलाज कराएं। विपक्ष वाले सुनो, बैठ जाओ, बैठ जाइए। सत्ता पक्ष वाले आप भी बैठिए। मैम मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अगर इजाजत हो तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि सत्ता पक्ष से जो है, आप कौन होते हो नहीं बोलने वाले? किसने बोला इधर से सत्ता पक्ष ने? तारा साइड नहीं चलने दूंगा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो सत्ता में मुख्यमंत्री जी है, ये कहाँ गायब है? आपको इन्होंने अवगत कराया? अपने संसदीय कार्य जी को बता के मंत्री जी को चले गए, कहाँ गायब है? मुझे लगता है सरकार हमारी बनेगी, सरकार हमारी बनेगी। मुख्यमंत्री जी गायब है, नहीं है। मुख्यमंत्री जी गायब है, अब इसे कुर्सी छोड़ के चले गए हैं क्योंकि उनको जवाब देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी गायब है। मंत्री जी को और भी काम है, मुख्यमंत्री जी काम से गए हैं, उन पे प्रदेश की जिम्मेदारी है। अध्यक्ष महोदय शुरू करूं? कंक्लूड कीजिए अपनी बात। जैसा कि एक वोट एक राष्ट्र का हमारा मुद्दा है, तो इसमें जैसे हम अगर एक बार इलेक्शन कराएंगे तो हमारा पैसा बचेगा। पैसे का अगर हमारा बजट अच्छा होगा तो हम युवाओं को रोजगार देंगे। अगर हम युवाओं को रोजगार नहीं देंगे तो विपक्ष दल ही उनके साथ सबसे पहले धरने पे बैठेगा कि इन्हें रोजगार दो। ये बात शायद भूल गए हैं कि सबसे पहले धरने पे जो बैठता है वो विपक्ष दल ही बैठता है हमेशा। तो अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को लास्ट में पूर्ण करने से पहले ये कहना चाहूंगा कि जो एक वोट एक राष्ट्र है ये लागू होना चाहिए। इससे हमारा जो बजट है वो भी बढ़ेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। धन्यवाद। माननीय मर्जीना जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी और सभा में उपस्थित सभी साथीगण, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं अपनी बात किसी शायरी से शुरू नहीं करूंगी। मैं वन नेशन वन इलेक्शन के जो नया अधिनियम है इसके पूर्णतः समर्थन में हूँ। अभी कुछ साथीगणों ने ये बोला कि हमारी कच्ची गलियों की वजह से, खराब रास्तों की वजह से जो आम जनता है वो कैसे वोट देगी। मैं बताना चाहती हूँ, जब इलेक्शन होते हैं, जिसे भी वोट चाहिए होती है वो अपनी गाड़ी लेकर घरों से आम जनता को लेके आता है कि मुझे वोट चाहिए। हम आम जनता से क्यों नहीं पूछते कि उन्हें इलेक्शन कब करवाने हैं? डर सिर्फ नेताओं को है कि इलेक्शन साल में बार हो। आम जनता को डर नहीं है क्योंकि इन्हें भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिलेगा ना। और हम कहते हैं कि विकास नहीं हो रहा। विकास के लिए जब मौका मिलेगा नेताओं को तभी तो वो विकास करेंगे। जमीनी स्तर पर विकास के लिए टाइम ही नहीं मिलता। अभी इलेक्शन खत्म होते हैं, फिर 2-4 महीने बाद दूसरा इलेक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो पार्टी अपने प्रचार प्रसार के लिए उसमें लग जाती है। इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि आम जनता से पूछिए कि उन्हें इलेक्शन कब करवाने हैं और कब नहीं करवाने हैं। दूसरा,
जब इलेक्शन होता है टीचर्स की ड्यूटी इलेक्शंस में लगा देते हैं, फिर हमें रिजल्ट नहीं मिलता, फिर बच्चों का भविष्य खराब होता है। और दूसरा, आम जनता हमारी टैक्स देती है जिसे हमारे सरकार के खजाने भरते हैं और उन्हीं खजानों को इलेक्शन के प्रचार प्रसार में खर्च करती है। तो इससे सारा जो नुकसान हो रहा है वो तो आम जनता का ही हो रहा है। तो आम जनता के लिए ही ये वन नेशन वन इलेक्शन जो अधिनियम है लेके आ रहे हैं, तो इसीलिए मैं इसके फुल सपोर्ट में हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन हमारे देश में लागू कर दिया जाना चाहिए। धन्यवाद। माननीय वंशिका अग्रवाल जी। गुड मॉर्निंग ऑनरेबल स्पीकर। मेरा सबसे पहले जो मुद्दा है इसको वन नेशन वन इलेक्शन को लेके वो ये है कि अगर हम लोग चलो मान लेते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को एक्सेप्ट कर लिया, पर अगर आपको ये चीज़ आपको पता होगी कि आज तक 3 बार सरकार गिर चुकी है नो मोशन कॉन्फिडेंस में आके। अगर दोबारा ऐसा होता है तो जितने भी आपने फंड्स इकट्ठे करे, कृपया सदन में शांति बनाए रखें। जितने भी आप लोगों ने टैक्सेस को, हमारे टैक्सेस से जो भी आपने इलेक्शन कैंपेन्स करे, रैलीज निकाली, जो भी खर्चा आया, क्या वो आप दोबारा करेंगे या फिर आने वाले 5 सालों तक आप प्रेसिडेंट रूल लगाने वाले हैं? और चलो अगर मान लेते हैं आप बोल रहे हैं आप इलेक्शन दोबारा करेंगे, रैलीज नहीं निकालेंगे, कैंपेन्स नहीं निकालेंगे, तो क्या जो रणनीति है वो आप दोबारा बनाएंगे? तो इस तरह तो आप रणनीति बनाते रह जाएंगे और तरक की धरी की धरी रह जाएगी। अब हम बात करते हैं, अभी हमारे एक विधायक जी यहाँ पर बोल रहे थे कि भारत सरकार, मेरा पूछना है कि इसका क्या समस्या, मतलब कि क्या समस्या है दोबारा से करने में? पर आप खुद ही बताइए ना, क्या समस्या नहीं है दोबारा करने में? अभी उधर एक और विधायक जी बोल रही थी कि इलेक्शन टाइम वोट्स खरीदने के लिए दारू की बोतलें बांटी जाती हैं, हम उसको रोकना चाहते हैं। तो क्या दोबारा इलेक्शन होंगे उसमें दारू की बोतलें नहीं बांटी जाएंगी इलेक्शंस के लिए? अगर 5 साल में एक बार इलेक्शन हो रहा है तो वो दारू की बोतलें तब भी बांटी जाएंगी। अगर आपके पास कोई मुद्दा है कि आप दारू की बोतलें नहीं बांटने देंगे, आप सब कुछ लीगली वोट्स लेंगे, तो आप वो बताइए ना। और मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहती हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन में जो भी खर्चा होता है उसका फंड्स की बात कर रहे हैं हम, पैसे बचाएंगे। पैसे कैसे बचाएंगे? जो सरकार ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है वो ही इलेक्शंस के टाइम अभी अपने फंड्स खोलने में डर रही थी। दूसरी और एक और बात, आखिरी में मैं एक और बात बोलना चाहूंगी कि सरकार, मैं एक और बात बोलना चाहूंगी। वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, हम लोगों के हर जगह की समस्या दूसरी है। हमारी समस्या है माइग्रेशन की, हमारी समस्या है लैंडस्लाइड्स की। क्या वो समस्या का संविधान इसमें निकलेगा? क्योंकि सरकार तो एक होगी, रीजनल पार्टीज का क्या होगा? क्या रीजनल पार्टी खत्म कर देंगे? हमारे उत्तराखंड में जब हमारा उत्तराखंड बना उसमें सबसे बड़ा योगदान रीजनल पार्टीज का था, उनका क्या होगा? वो कहाँ जाएंगी? थैंक यू, दैट्स ऑल। मान्य पंकज जी। जय भारत, जय उत्तराखंड। स्पीकर महोदय, आज इस सदन में जिस विषय पर चर्चा हो रही है वह है एक देश एक चुनाव। सुनने में यह कितना अच्छा लगता है, सुनने में यह कितना अच्छा लगता है ना। एक देश एक चुनाव, बस एक बार वोट दें, 5 साल चैन से बैठ जाओ। लेकिन असल में यह लोकतंत्र का शॉर्टकट नहीं है, बल्कि तानाशाही का फास्ट ट्रैक है। स्पीकर महोदय, सबको पता है एक बार चुनाव होने के बाद, एक बार सरकार बनने के बाद 4 साल तो मुड़ के वापस देखा ही नहीं जाता है। लास्ट के 1 साल विकास करने के लिए जब सोचा जाता है
तब सरकार में उठापटक चालू हो जाती है कि इसे कैसे गिराया जाए ताकि विकास ना हो सके, ना इस देश का ना राज्य में। स्पीकर महोदय, यह एक देश एक चुनाव खासकर तो बेरोजगारी और महंगाई से ध्यान हटाने का नया तरीका है। स्पीकर महोदय, मैं आपसे कहना चाहूँगा, इसे लागू करने के लिए कम से कम 5 संवैधानिक संशोधन करने होंगे। 83, 85, 172, 174, 356, यानी संविधान के साथ भी छेड़छाड़। एक देश एक इलेक्शन एक ऑपरेशन। स्पीकर महोदय, अगर पैसे बचाने का ही इतना ही शौक है तो फिर सरकार ने खुद 2024 में ही दोबारा चुनाव क्यों लड़ रही है? 2024 का अभी चुनाव हुआ था, तभी ही इसके पहले से ही दिशा बना लेनी चाहिए थी। इस सरकार को 10 साल तो हो चुके हैं, 11 साल लगभग। स्पीकर महोदय, अगर इतना ही है तो ये सरकार क्यों ना 20 साल के लिए एक ही बार प्रधानमंत्री चुन ले। मान्य, आप अपनी बात कंक्लूड ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। स्पीकर महोदय, सरकार चाहती है कि 5 साल तक जनता से सवाल ही ना पूछे जाए। स्पीकर महोदय, सरकार का मैडम ये घंटी बज जाती है। मान्य, आप अपनी बात, आपकी अवधि हो चुकी है। सरकार का असली मकसद यह है कि चुनाव जल्दी से जल्दी निपटा लो, फिर 5 साल तक मन की बात ही सुनते रहो, जनता की कोई बात ही ना सुने। समय बढ़ाया जाए। स्पीकर मान्य विधायक जी, आपका समय समाप्त हो चुका है। स्पीकर महोदय, बस लास्ट में चंद बातें, सिर्फ चंद थोड़ी सी। ठीक है, 5 सेकंड। कोई रह गया हो इल्जाम तो भी लगा दो, कोई रह गया हो इल्जाम तो वो भी लगा दो। अगर हम तो पहले से ही बुरे थे, थोड़ा बुरा और बना दो। हमें किसी दूसरी पार्टी से क्यों जोड़ा जा रहा है? मैम, आपकी आज्ञा हो तो 30 सेकंड कुछ कह सकता हूँ। नहीं, आपको समय दें। मान्य कुसुम लता बौड़ाई। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। जय उत्तराखंड, जय गोलजू महाराज, जय मानंदा। सबसे पहले तो उपाध्यक्ष महोदय, हमारा राज्य जो है वो राष्ट्रवादी की वजह से 1950 या 1947 से कहूँ मैं नहीं बन पाया और 2000 में बना, सिर्फ राष्ट्रवाद की वजह से। और आज भी राष्ट्रीय चेहरे पर ही चुनाव हो रहा है हमारे राज्य में। स्थानीय प्रतिनिधियों को नहीं देखा जाता, सीधे राष्ट्र को देखा जाता है। तो इस बिल में मैं इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात करना चाहूंगी कि जो हमारे क्षेत्रीय जो प्रतिनिधि हैं उनका एक निर्धारित हो कि कितना उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा हर क्षेत्र के पूरे देश में। दूसरी बात, हमारा जो राज्य है, जो हमारा देश है, इंडिया, भारत, जो हमारा आर्टिकल 1 है कि भारत दैट इज इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब राज्यों को मिला के ये देश बना है। तो हमें राज्य प्राथमिक रखने पड़ेंगे। जब तक ये राज्य रहेगा तब तक ये देश रहेगा। उसके बाद जो केंद्र है वो राज्य सरकारों की मदद करेगा, जो उनके प्रतिनिधि हैं उनकी मदद करेगा ताकि खर्चा कम हो सब जगह। दूसरी बात महोदया, जो हमारे पंचायती राज और जो हमारे नगर निकाय जो चुनाव होते थे उनमें पहले से चुनाव चिन्ह नहीं होता था, बिना सिंबल के होता था, मतलब राष्ट्रीय पार्टियों के सिंबल नहीं होते थे। लेकिन अब उनमें भी सिंबल बांटे जा रहे हैं, उनमें भी चिन्ह बांटे जा रहे हैं। तो ये चीज पे प्रतिबंध लगना चाहिए ताकि इंसान यहाँ भी वही बटन दबा रहा है और यहाँ भी वही बटन दबा रहा है, देखते ही देखते वो चीज नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जो आर्थिक ही बहाना, जो विपक्ष कह रहा था कि हम आर्थिक बहाना कब तक बनाते रहोगे, तो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है का रोना भी वही गाते हैं और जब हम उसे कम करते हैं तो उसका रोना भी वही गाते हैं, अरे चाहते क्या हो। ठीक है। उसके बाद जो एक्सपेंस है महोदया, वो लगभग 19 में जो बोल रहे थे कि 24 में लगभग 1 लाख करोड़ तक पहुंच रहा था, जबकि
अगर हम पहले की बात करें, मतलब 1951-52 के चुनाव की बात करें तो 6 पैसा प्रति व्यक्ति था, लेकिन अब जाके वो जो 2014 में गिना गया वो 46 रुपए प्रति व्यक्ति पहुंच गया। ठीक है। उसके बाद महोदया जो हमारा पैसा बचेगा, जो इलेक्शन से हमारा पैसा बचेगा, समय तो बचेगा ही, उसके लिए हम ऐसा करेंगे कि जो स्थानीय जो NGOs वगैरह हैं और स्थानीय जो काम कर रहे हैं, स्वयं सहायता समूह है, ऐसे समूह लोगों को शिक्षित करेंगे कि आपको कैसा प्रतिनिधि चुनना चाहिए। आपको सीधे केंद्र में नहीं देखना चाहिए, आपको जड़ से ऊपर देखना चाहिए। हाँ, बस आपको जड़ से देखना चाहिए। और महोदया मैं कहना चाहूंगी कि विपक्ष से 2 बातें कहना चाहूंगी कि पहाड़ चढ़ने की बात वो कर रहे हैं जो खुद देहरादून में बैठे हैं। दूसरी बात सदन की गरिमा बनाए रखें। दूसरी बात, जिनके घर खुद कांच के होते हैं उनके हाथ में पत्थर नहीं होना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए, क्योंकि सत्ता में रहने का मौका उन्हें भी मिला था लेकिन उन्होंने वो काम नहीं किया। तो आज ये एक अच्छी पहल हमने करी है जिसके संशोधन मैंने आपको बताए, हम कर रहे हैं, जिसके संशोधन मैंने आपको बताए, और ये संशोधन हम लेके आएंगे अपने बिल में और इस प्रकार से करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय गोलजू महाराज, जय मानंद। मान्य अभय राजपूत। बस मैंने इसकी खींच रखी है। मान्य पंच केदार, पंच बदरी, पंच प्रयाग की इस धरती को मेरा प्रणाम। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, अभी हमारे नेताजी मंच पर आए थे, उन्होंने बात करी थी कि राजनीति सेवा का काम है, भ्रम फैला के मेवा खाने का काम नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा जो हमारा विपक्ष भ्रम फैला रहा है, पहले वो जान ले कि 1 इलेक्शन और 1 नेशन क्या है। अब मैं फैक्ट पे बात करूंगा, आप वो सुनिए। जरूर। 2017 में एक रिपोर्ट बनी थी जिसमें हमें पता चलता है कि हमारी आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो कि 7 महीने के लिए रही थी 2017 में, 3 महीने लोकसभा के लिए और 4 महीने विधानसभा के लिए। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर आचार संहिता ही लगी रहेगी तो प्रदेश का, देश का विकास कैसे होगा। अगर आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो हम रोजगार की स्कीम्स को कैसे लाएंगे अगर आचार संहिता रहेगी, ये बताइए आप सबसे पहले मुझे। बाकी बचे 4 सालों में क्या करती है आपकी सरकार? आपको बोलने का हक नहीं है, आपको बोलने का हक नहीं है। सदन की गरिमा बनाए रखें। आप चेयर को संबोधित करें माननीय विधायक जी। सदन की गरिमा बनाए रखें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज होती हैं वो है हमारी एजुकेशन और हेल्थ। तो अगर जो हमारे विद्यार्थी, जिनका हमारा विद्या का मंदिर समय समय पर बूथिंग के लिए पोल बन जाता है, तो उसका क्या फायदा है। वो हमारे विद्यार्थियों को जिस समय शिक्षा मिलनी चाहिए वो घर पर बैठ के छुट्टी कर रहे हैं, और जो हमारे अध्यापक गण हैं वो वोट गिन रहे हैं, और जो हमारी पुलिस रहती है, एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, जो नेताओं को यहाँ होके बात करनी चाहिए स्कीम्स के लिए, वो प्रचार में नारे लगाते फिरते हैं। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि विपक्ष की सरकार हमारे लिए कार्य नहीं कर सकती, प्रचार ही करने के लिए काफी है। धन्यवाद। मान्य आदित्य प्रताप सिंह जी। आदरणीय उपाध्यक्ष जी, धन्यवाद, आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया। मैं मेरा विषय है एक राष्ट्र एक चुनाव। उसे शुरू करने से पहले मैं कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगा। वो फिर से वादों की थाली सजाकर आए हैं, वो फिर से वादों की थाली सजाकर आए हैं, फिर से सपनों का महल बनाकर लाए हैं।
कहते हैं कि अब की बार नया सवेरा होगा, कहते हैं कि अब की बार नया सवेरा होगा, पर जनता जानती है अंधेरा घना होगा, पर जनता जानती है अंधेरा घना होगा। महोदय जी, आज का विषय है एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि इससे पैसों की बचत होगी, पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि किस प्रकार की बचत होगी, क्या फायदे हैं इसके? संघीय ढांचों को कमजोर करना। भारत एक संघीय गणराज्य है जहां राज्य और केंद्र सरकार दोनों स्वतंत्रता से काम करती है। यदि चुनाव एक साथ कराए गए तो राज्यों की नीतिगत स्वतंत्रता को प्रभावित हो सकती है। दूसरा मुद्दा, स्थानीय मुद्दों की अनदेखी करना। उपाध्यक्ष जी, एक साथ चुनाव होंगे तो राष्ट्रीय मुद्दों को हवाई बनाया जाएगा और राज्य मुद्दों को दबा दिया जाएगा। इसके साथ ही राज्य मुद्दों को तो दबा दिया जाएगा, परंतु जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उन्हें भी दबा दिया जाएगा और साथ ही क्षेत्रीय दलों को नुकसान हो सकता है और लोकतांत्रिक विविधता कम हो सकती है। उपाध्यक्ष जी, क्या फायदे हैं ये फायदे हैं तो आपसे सवाल है, क्यों आना चाहिए आपका? माननीय विधायक जी, आप चेयर को संबोधित कीजिए। जी उपाध्यक्ष। तीसरा, वोटिंग व्यवहार में बदलाव। उपाध्यक्ष जी, अगर देश में एक राष्ट्र एक चुनाव लागू होता है तो मतदाताओं में समस्याएं होंगी, वो एक बार वोट दे पाएंगे और उन पे विकल्प नहीं रहेगा कि किसको वोट देना है। उपाध्यक्ष जी, चौथा विषय है प्रशासनिक और सुरक्षा चुनौतियां। पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए बहुत सारी अधिक सुरक्षाएं लगेंगी और प्रशासनिक संसाधनों की आवश्यकता लगेगी। यह एक बड़ा लॉजिस्टिकल मुद्दा हो सकता है और अंतिम, चुनावी जवाबदेही कम होना। बार बार चुनाव। विधायक जी, आप कंक्लूड कीजिए। जी महोदय, संक्षेप में मैं अपनी बात को रखना चाहूंगा। वन नेशन वन इलेक्शन अवधारणा प्रशासनिक रूप से सुविधाजनक लगती है, परंतु भारत की लोकतांत्रिक और संघीय संरचना को नुकसान पहुंचाने की संभावना हो सकती है। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। माननीय पवन कुमार जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज का जो मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन, उसी पे बात करते हुए जो हमारा वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो अलग होती है, शहर की व्यवस्थाएं, राज्य की व्यवस्थाएं वो अलग होती है। उसके साथ साथ जो हमारे देश की व्यवस्थाएं हैं, जो देश के समस्याएं होती हैं वो अलग होती है। तो मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि क्षेत्र की समस्याओं को अगर हम देश की समस्याओं के साथ जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत का विषय है। जो हमारे क्षेत्रीय चुनाव हैं वो क्षेत्र के हिसाब से होने चाहिए और जो हमारे देश के चुनाव हैं वो देश के हिसाब से होने चाहिए। चूंकि 2011 की जनगणना के अनुसार, जनगणना पर एक चीज और बता दूं, पीछे से हमारे एक विधायक जी बोल रहे थे कि हमारी जनगणना अभी चल रही है, तो मैं आपको अवगत करा दूं अभी जनगणना नहीं चल रही है। आप कृपया संज्ञान में लाएं कि अभी जनगणना नहीं चल रही है। और 2011 की जनगणना के अनुसार आज भी उत्तराखंड की 70% आबादी जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और ग्रामीण क्षेत्रों की हालत आप सब चिर परिचित जानते हैं, बहुत भली भांति जानते हैं कि आज भी हमारे दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल बदहाल हैं। तो अगर क्षेत्रीय मुद्दों को दबाकर आप राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ाएंगे तो कहीं ना कहीं क्षेत्र के मुद्दे दब जाएंगे। सरकार खर्चे गिनाती है कि खर्चे होते हैं। मैं कहता हूं जब एक देश में एक चुनाव होगा तो क्या उस टाइम पे सरकार खर्चे नहीं करेगी? क्या उस टाइम पे अपना प्रचार प्रसार नहीं करेगी? और अगर एक साल के बाद वो सरकार गिर जाती है तो क्या सरकार दोबारा से चुनाव नहीं कराएगी या उन खर्चों को वहन नहीं करेगी? इसके साथ साथ
पीछे से विधायिका जी कह रही थी कि दारू की समस्या बढ़ने की है, तो दारू के साथ साथ धन भी बढ़ता है। जब धन बढ़ता है तो आप अपने चुनाव आयोग को सशक्त बनाए, मजबूत बनाए। जी आप कंक्लूड कीजिए। मैडम टाइम अभी बचा हुआ है, उसी में पूरा कंक्लूड कर दूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि दारू के साथ साथ जो पैसा भी बढ़ता है, तो अपने चुनाव आयोग को आप सशक्त बनाए। सशक्त इस तरीके से बनाए कि जो धनराशि आप आवंटित उस रूप में करते हैं कि एक विधायक को या एक जनप्रतिनिधि को कितनी धनराशि खर्च करनी है, उस समय सीमा से ऊपर अगर वो जाता है तो उसके विरोध में उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये जरूरी है। धन्यवाद। माननीय आयुष तिहानी जी। मान्य सदस्यगण, जो अभी आपको फॉर्म मिले हैं वो 5 से 10 मिनट में आपसे वापस लिए जाएंगे, तो आप भर दीजिए। नाम भी लिखना है अपना। मान्य नेता प्रतिपक्ष जी, मान्य नेता प्रतिपक्ष जी, हमारी टीम फॉर्म ले लेगी, आप लीजिए। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप हमारे वॉलेंटियर हैं, वो कलेक्ट कर लेंगे फॉर्म। आप फॉर्म की चिंता ना करें, एकमात्र अनाउंसमेंट थी कि 5 से 10 मिनट में टीम अपने आप आपसे ले लेगी। माननीय मंत्री जी, आप अपना वक्तव्य शुरू कर सकते हैं, कृपया सदन की ओर ध्यान दें। धुआं जो सियासत से उठ रहा है, धुआं जो सियासत से उठ रहा है, ना पूरे शहर पे छाए तो कहना, और गलत को गलत कहना चाहिए, गलत का विरोध होना चाहिए। साथियों, ये सच्चाई है कि जब जब चुनावी मौसम आता है तब तब नेतागण आपके दर्शन करने आते हैं। 5 साल बाद आओगे और ये बोल रहे हो कि विकास लाओ। पहला आर्ग्यूमेंट आप देते हो इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट कि इससे खर्चा कम होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 73 लाख ईवीएम एक्स्ट्रा लगाई जाएंगी इलेक्शन कमिश्नर जो हमारे पूर्व रहे हैं एसवाई कुरैशी के तहत। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि बार बार ये बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं राष्ट्र मुद्दों के नीचे क्षेत्र मुद्दे दब जाएंगे। साथियों, बागेश्वर बेच दिया, टिहरी झील बेच दिया, केदारनाथ का सोना लूट लिया, केदारनाथ का चंदा गबन किया, पहाड़ सारे बेच दिए, युवाओं ने पलायन कर लिया, खनन माफियाओं की सरकारें हैं, और आज आप बोलते हो कि एक चुनाव एक राष्ट्र। आपको इस समझना चाहिए कि आज बांग्लादेशियों को सरकारी पट्टे हैं, मूल निवासियों को बर्बाद किया, शराब को सस्ता किया, पढ़ाई को महंगा किया। नेताजी पूरे मस्त है लेकिन उत्तराखंड त्रस्त है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोविंद कमेटी के अनुसार 2 टर्म दी जाती है, एक्सपायर्ड टर्म और अनएक्सपायर्ड टर्म। अनएक्सपायर्ड टर्म के तहत मान लीजिए अगर अपॉइंटिंग डेट 2029 मई में आती है तो 2029 से आप हिसाब लगाओगे तो 2034 यानी कि 5 साल का कार्यकाल। अगर इसके बीच सरकार गिरती है तो केवल जो चुनाव होगा वो 2 या 3 साल के लिए होगा, जब सरकार का समय बचता है। कहने के लिए 1 इलेक्शन है मगर मैनी मोर इलेक्शंस हैं। आपको ये समझना चाहिए कि जिस तरह से डीमोनेटाइजेशन ने हमारे इकोनॉमी का हल करा था, उसी तरीके से 1 नेशन 1 इलेक्शन हमारे लोकतंत्र का हल करेगा। माननीय विधायक जी, आपका समय हो रहा है, आप कंक्लूड कीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक प्रस्ताव देना चाहता हूं कि अगर हमारी सरकार सच में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर रिफॉर्म करना चाहती है तो मैंने बताना चाहता हूं जिस तरीके से इलेक्शन लड़ने के लिए कैंडिडेट पर एक लिमिट लगाई जाती है पैसों की, वैसे ही पॉलिटिकल पार्टी पर भी लिमिट लगाई जाए।
और शराब जो कर रहे हो, शराब भी इसी से बंद होगी। और फ्रांस और यूके की मिलाकर पॉपुलेशन महाराष्ट्र की पॉपुलेशन के बजाय आती है, तो क्यों ना महाराष्ट्र या उत्तराखंड जैसे राज्यों पर, आपका टाइम मैं बस खत्म कर रहा हूँ, महाराष्ट्र और उत्तराखंड जैसे राज्यों पर राष्ट्रीय मुद्दों के हितों पर जो राजनीति करी जाए, क्योंकि जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो सही तरीके से अपना चुनाव प्रचार प्रसार कर सकते। धन्यवाद। दीदी आपका स्वागत है, आ जाइए। माननीय यश जी, माननीय विधायक यश जी, जय बद्री विशाल। अभी जैसा हमारा टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन, तो मैं इसमें यही कहना चाहूंगा, लोकतंत्र एक महंगी शासन व्यवस्था है, इसमें आम तरीके से इलेक्शंस होते हैं। पिछले इलेक्शंस की अगर हम बात करें, 2019 के जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे, उसका एक्सपेंस डाटा जो है वो हमारे पास अभी प्रेजेंट है। माफ कीजिएगा, 2024 के जो इलेक्शंस है उसका एक्सपेंस डाटा भी हमारे पास मौजूद नहीं है, ऑफिशियली कहीं पे भी नहीं है। लेकिन जो 2019 के इलेक्शंस हुए थे उसका जो डाटा हमारे पास है, उसमें तकरीबन 60,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपयों का खर्चा हुआ था। और मेरे विपक्षी नेता जो आंकड़े बार बार दिखाते हैं, जो डाटा बार बार दिखाते हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि डाटा दिखाने से पहले हमारे पास अभी कोई डाटा नहीं आया, वो सिर्फ अपनी तरफ दिखा रहे हैं। उन्होंने एक भी डाटा हमारे को नहीं दिया, स्पीकर को नहीं दिया है, लेकिन मैंने अपना डाटा स्पीकर को जमा कराया है, वो दिखा सकते हैं अगर विपक्षी को कोई दिक्कत है तो। ऑनरेबल मैडम स्पीकर, वन नेशन वन इलेक्शन इज द नीड ऑफ द आवर, saving taxpayer money and the reducing the burden of administrative machinery. Let's unite our nation with one nation, one election and create a brighter future of our citizens. Honorable Madam Speaker, one nation, one election की कमियां तो ऑपोजिशन ने गिनवा दी, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि इससे हमारी जनता का पैसा बचेगा, चुनावी प्रक्रिया सुधरेगी, चुनाव की धांधली कम होगी, सभी का वक्त बचेगा, देश की एकता और स्थिति बढ़ेगी, प्रशासनिक मशीनरी में आसानी होगी। देश में इलेक्शन ही चलते रहेंगे तो सत्ता अपना काम कैसे करेगी? फिर यही लोग, अपोजिशन पार्टी वाले यही लोग बोलेंगे डेवलपमेंट ना होने के ऊपर भाषण करेंगे। मैम, हाथ जोड़कर ध्यान रखने के नाम पर वोट मांगना आसान है, लेकिन सत्ता में बैठकर काम करना मुश्किल है। वन नेशन वन इलेक्शन से करीब 5 साल में, हर 5 साल में लगभग 25,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बचत होगी। जो पैसा 12 लाख से भी ज्यादा बच्चों में फ्री एजुकेशन, फ्री स्टेशनरी, मिड डे मील और हेल्थ व्यवस्था जैसी सर्विस प्रोवाइड करेगी। मान्य आप अपनी बात कंक्लूड कीजिए। जी मैम, लेकिन मैं आखिरी में यही कहना चाहूंगा कि मैं मानता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन में कमियां हैं, और मैं सीएम साहब से ये निवेदन भी करूंगा कि इसमें सुधार किया जाए, लेकिन इसको पूरी तरह से गलत कहना, ये इसके मैं समर्थन में नहीं हूं। मैं सीएम साहब से विनती करूंगा कि इसमें चेंजेस लाएं और ये वन नेशन वन इलेक्शन आएगा। धन्यवाद। माननीय लक्ष्य भारत माता की जय। जनता कितनी भी होशियार हो उसी का घाटा होता है, जनता कितनी भी होशियार हो उसी का घाटा होता है, जनता की सेवा के नाम पर जनता का काटा जाता है। माननीय कितनी बार कहेंगे, सदन में बार-बार ये प्रयोग किया जा रहा है। माननीय विधायक जी, आप कृपया
सदन का ध्यान कृपया केवल और केवल विधानसभा उपाध्यक्ष जी में। आप कृपया, आपका समय आएगा, आप बोलिएगा। आप कृपया अपना आप कृपया अपने वक्तव्य को कंटिन्यू कीजिए। माननीय विधायक। मान्यवर, हम सब वही युवा हैं जो आने वाले भारत के लिए राष्ट्र का निर्माण करेंगे। आने वाले भारत के लिए डॉक्टर, इंजीनियर और नेता, अफसर, अभिनेता बनकर इस राष्ट्र का निर्माण करेंगे। मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन। नेता केवल चुनाव के टाइम पर ही याद आता है। जब चुनाव होते हैं तभी नेता घर से बाहर निकलता है और जनता की बात सुनता है। अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन कर देंगे तो 4.5 साल तो नेताजी पेरिस में घूमेंगे, वो यहाँ कहाँ आएंगे? और ये मिसप्लेन्ड प्लानिंग है, ये जनता को गुमराह करने का एक ये तरीका है, ये भारत के पेट्रोलिज्म के खिलाफ है। इसका मैं घोर विरोध करता हूं और वन नेशन वन इलेक्शन बिल्कुल भी इस देश में लागू नहीं होना चाहिए। किसी भी स्टेट में अगर सरकार गिरती है तो आप किस अधिकार से वहां इलेक्शन नहीं करा सकते? आपका अधिकार कुछ नहीं है कि वहां अगर सरकार गिरती है तो 3 साल में आप सरकार समाप्त कर देंगे। वहां उसको वो सरकार काम कैसे करेगी? 5 साल का पूरा टेन्योर उसको मिलना चाहिए। आप रिलीजन पार्टी के ये सख्त खिलाफ है, छोटी पार्टियां हैं, उनका अस्तित्व खत्म करने का आप काम कर रहे हैं। भारत में लोकसभा चुनाव अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं, विधानसभा चुनाव अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन। मान्य, आप अपनी बात कंक्लूड कीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ यही कहता हूं कि ये वन नेशन और वन इलेक्शन बिल्कुल सख्त खिलाफ है और हम इसका घोर विरोध करते हैं। धन्यवाद। समय समाप्त। मान्य दीपक शर्मा जी। धन्यवाद माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे दोबारा से मौका देने के लिए ताकि मैं पटल पर अपनी बात रख सकूं। तो आज का जो मुद्दा है वो है एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। यह विचार भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिसमें हमारे राज्य उत्तराखंड के लोगों के विचार भी सम्मिलित होना बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। माननीय अध्यक्ष जी, भारत दुनिया का एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन आज के युग की बात देखी जाए तो मुझे लगता है ये एक एक्सपेरिमेंटल डेमोक्रेसी बनकर रह गया है। यहाँ पे जो चाहे, जिसका मन चाहे, वो एक्सपेरिमेंट करता रहता है। जिन विषयों पर बात करने की आवश्यकता है और जिनमें सच में बदलाव की आवश्यकता है, उन तथ्यों पर, उन विचारों पर कोई बात नहीं करता। यहाँ तक कि सत्ता पक्ष का तो यह मानना है कि ये सब तथ्य झूठे हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी, अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाता है तो छोटे और क्षेत्रीय दलों के एक साथ चुनाव लड़ना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि उनके पास संसाधनों की कमी है। पर मैं कहना चाहूंगा कि भले ही संसाधनों की कमी है पर हौसलों की कमी नहीं है। वे लोग भी अपनी क्षेत्र की समस्या को लेकर आगे आना चाहते हैं और अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीयता को सर्वोपरि रखते हुए हमारी जनता जनार्दन का ध्यान उस पर जाया जाएगा और क्षेत्रीय समस्याओं को दबा दिया जाएगा। और तो और मैं सत्ता पक्ष को ये याद दिलाना चाहूंगा कि देश संविधान से चलता है, जज्बातों से नहीं। तो जो सत्ता पक्ष की एक विधायिका है जो बहुत खूब कहती है कि हमारे विधायक जी, आप अपनी बात कंक्लूड कीजिए। जी उपाध्यक्ष जी, जो कहती है कि हमारे भारतीय संविधान की शुरुआत होती है हम भारत के नागरिक से, हम भारत की सरकार से नहीं, तो वो यह बात भूल जाती है कि हमारे भारतीय संविधान में भारत को एक लोकतंत्र देश बताया गया है। जो और जब तक ये विपक्ष इस सदन में मौजूद है, हम एक राष्ट्र और एक चुनाव को प्रस्ताव को कभी मान्यता नहीं देंगे। सत्ता पक्ष ये बात सुन ले कि भारत, यह भारत है, इसे चीन या रूस बनाने की कोशिश ना करें।
हमारे भारतीय संविधान में मल्टी पार्टी सिस्टम है, यहाँ हर दलों को आगे आने की व्यवस्था करी गई है। इसे वन पार्टी सिस्टम बनाकर एक रिस्ट्रिक्ट ना करें। धन्यवाद। मान्य कविंद्र सिंह सैनी, सॉरी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपने विचार रखने का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वो लूट रहे हैं सपनों को मैं चैन से कैसे सो जाऊं, वो लूट रहे हैं सपनों को मैं चैन से कैसे सो जाऊं, वो बेच रहे हैं हमारे प्रदेश को मैं खामोश कैसे हो जाऊं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर एक बार में सभी चुनाव हो गए और बीच में कोई सरकार गिर गई तो क्या हम बिना चुनाव की ही दूसरी सरकार बना देंगे? मैं लोकतंत्र की आत्मा के विरोध होगा। और सोचिए, अगर किसी एक पार्टी को एक ही समय पर देश भर में जीत मिल गई तो पूरे 5 साल बिना किसी रोक टोक के चलेगी। मतलब जनता के पास के बीच में सरकार बदलने का कोई अवसर ही नहीं होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वही हम अपने प्रदेश की मूलभूत समस्याओं की बात करें, जैसे पलायन, पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार आपदाग्रस्त क्षेत्रों का पुनर्निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा पर तो पूरे 5 साल तक कोई भी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित नहीं करेगा। लेकिन वर्तमान की चुनाव प्रणाली के तहत क्षेत्रीय नेता छोटी छोटी समस्याओं से लेकर बड़ी बड़ी समस्याओं को उठाते रहे हैं। आज हमारे देश में हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं, जैसे राजनीतिक नेता जनता के बीच में बने रहते हैं, उनके समस्याओं को समाधान करने का दबाव बना रहता है। लेकिन एक ही बार चुनाव होने लगे तो 5 साल तक नेता सिर्फ अपनी सरकार बचाने में लगे रहेंगे, जनता से संवाद कम हो जाएगा। इसलिए एक देश एक चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि लोकतंत्र की नींव हिलाने वाला कार्य भी है, जिसे हम सभी को मिलकर रोकना होगा। महोदय, छोटी पार्टियों के अस्तित्व का खतरा होगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे अलग अलग माननीय विधायक जी, आप कंक्लूड कीजिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग मुद्दे होते हैं, पर यदि एक ही चुनाव होता है तो इससे वोटिंग पैटर्न का मुद्दा बदलेगा और इससे स्थानीय पार्टियों को नुकसान उठाना पड़ेगा। हो गया, धन्यवाद। मान्य रूपक सोही। धन्यवाद महोदय जी। सत्ता पक्ष की ओर से कुछ बातें कही गई। वन नेशन वन इलेक्शन को अगर हम करते हैं तो हमारा बहुत सा फंड बचेगा, यहाँ हम उनके साथ हैं। ये देश हमारा घर है, अगर कोई काम करने से हमारे 4 पैसे बचते हैं तो हमें वो काम करना चाहिए। लेकिन उस काम को करने से पहले हमें उसकी पूरी प्रवृत्ति को समझना होगा। अगर आर्टिकल 2 के तहत कोई नया स्टेट बनता है तो उसमें अंतरिम सरकार का गठन किया जा सकता है, जैसे हमारे उत्तराखंड में किया गया था। मगर अगर किसी प्रदेश में विधानसभा को गठित हुए 1 ही वर्ष हुआ है और राज्यपाल जी 174(2) के तहत वहां की विधानसभा को भंग कर देते हैं, तो क्या उस प्रदेश की सरकार अगले 4 वर्षों तक बिना विधानसभा के चलेगी, या उस एक प्रदेश के लिए समस्त देश में पुनः चुनाव कराए जाएंगे? किसी भी देश की जनता को समझने के लिए उसकी प्रकृति को समझना पड़ता है। एक पुरानी कहावत है, दोहरा देता हूं। कोस कोस पे बदले भाषा, 3 कोस पे पानी। ये है मेरे देश की कहानी।
हमारे केरल में मानसून आता है 28 मई से 4 जून के मध्य, और हमारे उत्तर भारत में आता है 22 जुलाई के बाद। माननीय विधायक जी आप कंक्लूड कीजिए। जिस देश में प्रकृति पानी देने में भी 1 माह का समय लगा देती है, उस देश में आप चुनाव एक दिन में कैसे करा सकते हैं? धन्यवाद। माननीय सूर्यकांत सैनी। माननीय डिप्टी स्पीकर जी, मेरा एक ही विषय है वन नेशन वन इलेक्शन के मामले में कि हमारे देश में जितना भी मतदान होता है उस मतदान में नगर निकाय की वोटिंग अलग होती है, नगर पंचायत की अलग होती है, और विधानसभा की वोटिंग अलग होती है, और सांसद की अलग होती है। मतलब वोटिंग क्या है, जो वोटिंग लिस्ट बनती है वो अलग अलग बनती है। उस प्रक्रिया को एक तो बढ़ाया जाएगा। मैं चाहता हूं कि उस वोटिंग को डिजिटल माध्यम से किया जाए, और कोई ऐप ऐसा बनाया जाए भारत सरकार द्वारा या इलेक्शन कमीशन द्वारा कि हम घर बैठे ही अपना मतदान कर सकें। तो हम अगर अपना मतदान अपने तरीके से, सुलभ तरीके से, बिना लाइन में लगे करेंगे तो वो मतदान ज़्यादा होगा। उस ज़्यादा मतदान को होने से हम अच्छी सरकार को चुन सकेंगे। धन्यवाद। मान्य हर्ष बिश्नोई जी। Good afternoon, Honorable Speaker. Myself Harsh Bishnoi, and I Harsh, a dreamer with dreams so bright. I Harsh, a dreamer with dreams so bright. For the state's growth, I am ready to take the flight. For the state's growth, I am ready to take the flight. With a vision to serve, and heart so true, I stand for the youth with plans to pursue. चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में माननीय मंत्री जी ने कहा कि चुनाव एक बार होगा, विकास वैसा ही होगा। तो मैं विकास का उदाहरण दे देता हूं। हमारी ये युवा विधानसभा और पास में ही हमारी जो एक्चुअल विधानसभा है, उसके बीच में रिस्पना नदी जाती है। जाकर के देखिए, हम राजधानी में बैठे हैं। हमारे नेता, पूरे उत्तराखंड के नेता यहाँ पर हैं। जाकर के देखिए कितने गटर खुल रहे हैं उसमें। मुझे ऐसा ही लगा था जब माननीय मुख्यमंत्री यहाँ से 2 मिनट के लिए गए थे, वो रिस्पना में ही देखने गए हैं। वहीं गए हैं रिस्पना में देखने के कितने गटर खुल रहे हैं, कितने बिना फिल्टर के खुल रहे हैं। क्योंकि उन्हें अभी भी जरूरत है कि उस पर ध्यान दें। मुझे अभी भी बहुत दुख होता है कि हमारी धरोहर, हमारी नदी, हमारी माँ, इस प्रकार उसको नाला बना दिया गया है। दूसरी बात मैं आना चाहूंगा, माननीय विधायक जी ने ही कहा था कि इलेक्शन एक बार होगा तो शराब का वितरण भी एक ही बार होगा। वाह, मैं तो सराहना करूंगा उन विधायक जी की सराहना करूंगा कि हम तो उस पक्ष में हैं शराब बंदी हो। एक बार का शराब वितरण होने का क्या मतलब है? आप बार बार इलेक्शन करा के बार बार शराब, मतलब ये कैसा मुद्दा हुआ? आप शराब बंदी में बात करिए ना। क्यों नहीं हो सकता? देखिए हो सकता है, आप अपने उसमें देखिए। सदन की गरिमा बनाए रखें। माननीय सदस्य, देखिए समय जा रहा है। मुद्दा मैं बनाने के लिए खड़ा हूँ। आप अपना समय खराब कर रहे हैं। आज बाकी सब मुद्दे मेरे माननीय विधायकों ने उठा दिए हैं। प्लीज पक्ष वाले थोड़ा ओपन माइंड सुनिए। ठीक है, तीसरा मुद्दा जो मैंने अपने पक्ष साथियों से सुना वो ये है कि इलेक्शन आता है एक बार, मतलब इलेक्शन आता है तो वो हमारा दिवाला निकाल देता है ना? तो क्या हम दिवाली मनाना छोड़ दें? मान्य क्या हम दिवाली मनाना छोड़ दें? आप कंक्लूड कीजिए। जी।
बार बार अगर हम इलेक्शन करेंगे, आप देखिए आपके नेता आपके समक्ष कितने बार आते हैं, कितनी बार वो आपके घर तभी आएगा नेता जब उसको वोट मांगना होगा। मैं ये चाहता हूं कि बार बार आए, बार बार उसको एक विकास का तमाचा उसके मुंह पर पड़े। एक चीज और मैम, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, कहनी पड़ेगी मैम। आप अपनी घंटी थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा सा। तो 2014 में एक चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। मैं कहना चाहूंगा 2014 में एक चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, उसी की वजह से आज हम उसी की वजह से आज हम पक्ष में देखते हैं जो नेता काबिल नहीं है वो यहाँ पर बैठे हैं, इस वजह से क्योंकि एक नाम पर चुनाव लड़ा गया था। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं वाणी को विराम दूंगा। माननीय विधायक जी, आप अपना स्थान ग्रहण करिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप कंक्लूड कीजिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप सदन की गरिमा बनाए रखे सदस्यगण। माननीय सदस्यगण, आप अपना समय गंवा रहे हैं। अति महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा हो रही थी, आपने ऐसी अपना समय गंवाया है। तो प्लीज मेरा आपसे आग्रह है माननीय सदस्यगण, आप अपने स्थान ग्रहण करें। आपने अपना समय गंवाया है। आज अति महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा होनी थी। माननीय मंत्री जी, आपसे आग्रह है, आप सदन की कार्रवाई में व्यवधान न डालें। जय भारत, जय उत्तराखंड। प्लीज साइलेंस, सब सुन लीजिए। बनके एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वह अखबार में आ जाएगा। चोर और उचक्के की करो कदर की मालूम नहीं, कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। धन्यवाद विधानसभा अध्यक्षा जी, आपने मुझे नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका दिया। आज सदन में वन नेशन और वन इलेक्शन पर बहस है, और यदि इस बिल को सही से एनालाइज किया जाए तो यह बहुत गलत है। और समस्त विपक्ष की ओर से जो रुझान आए हैं इस बिल के बारे में, तो मैं सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं इसमें आप संशोधन भी करिएगा। देखिए 2052 में जब देश का पहला चुनाव हुआ, 1952 उसमें मुख्यमंत्री, आप अपना समय खुद ही गंवा रहे हैं। मैम प्लीज सदन को गरिमा, माननीय सदस्यगण सदन की गरिमा बनाए रखें। बोले उनको बोले। उसमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री एक साथ चुने जाते थे, और ऐसा कुछ दिन चला भी। लेकिन भारत देश जो है हमारा विभिन्न कल्चरों से एक जुड़कर एक ढांचा है, तो इसलिए कुछ जगह पर सिमन भी हुए और कुछ जगह अन्य राज्यों का गठन भी हुआ, तो जिसके कारण प्रदेश में अलग अलग चुनाव भी हुए। ये सत्ता विफल है, ये लाइट ये आवाज दबाई जा रही है विपक्ष की आवाज दबाया जा रहा माननीय सदस्यगण अपना स्थान ग्रहण करिए, सदन की कार्रवाई में व्यवधान न डालें। आप ही का समय जा रहा है। माननीय सदस्यगण आप कंटिन्यू। माननीय अध्यक्षा जी, सत्ता पक्ष को बोलिए कि अब चुपचाप से विपक्ष को सुने, जैसे हमने सुना। आप अपनी बात, ठीक है, ओके, मैं कंटिन्यू करता हूं।
1952 में जो देश का पहला चुनाव हुआ था उसमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री एक साथ चुने जाते थे और ये कुछ दिन चला भी, लेकिन भारत देश जो है एक विभिन्न कल्चरों से मिलकर एक ढांचा है। तो कुछ जगह परिसीमन भी हुए, कुछ जगह कुछ नए प्रदेशों का गठन भी हुआ, तो चुनाव प्रक्रिया जो थी वो फिर अलग अलग करनी भी पड़ी। माननीय अध्यक्षा महोदया जी, अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव बहुत अच्छे से संपन्न हुआ है, तो फिर इन्हें क्या जरूरत थी बिल लाने की। माननीय अध्यक्षा जी, यह विपक्ष की ओर से आम जनता को भटकाने का प्रयास है। सही बात है। आम जनता को भटकाने का प्रयास है ताकि और इनके पाप जो है वो छुप जाए और ये आम जनमानस की आवाज को दबाने का काम करते हैं। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, बीच में लाइट चली गई थी तो मेरे को समय मिलना चाहिए, इसमें मेरी गलती यहाँ हम बैठे हुए हैं समय देखने के लिए। देखिए माननीय अध्यक्षा जी, 1 नेशन 1 इलेक्शन पर सरकार का बहुत ज्यादा खर्चा भी होता है, जिसमें बड़े पैमाने पर खरीद की भी आवश्यकता होगी। यदि हम एक देश में एक समय पूरे राज्य में अगर चुनाव कराएंगे तो हमें फिर वहां की वैकेंसी की भी जरूरत होगी, वहां पूरे राज्य के अंदर मशीनों की भी जरूरत होगी। तो आपने क्या इसके बारे में सोचा या बिल ऐसे ही पास कर दिया 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए? बहुत सारी ईवीएम मशीन के साथ साथ वीवीपैट भी खरीदे जाएंगे। चुनाव आयोग के अनुमान जो है इसके अंदर 9,284 करोड़ की लागत है जो ये हमारे खर्च होंगे, और ये एक बहुत बड़ी लागत मैं मानता हूं कि इसमें जो खर्च होंगे। और माननीय अध्यक्षा जी, जो मशीनों को खरीदा जाएगा, मान्य आप कंक्लूड मैं कर रहा हूं, जो उन मशीनों को खरीदा जाएगा तो 15 साल बाद उन मशीनों को बदला भी जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग ये कहता है कि एक भी जो ईवीएम मशीन होती है उसको 15 साल से ज्यादा यूज नहीं किया जाता, फिर वो पुनः खर्चा होगा। मान्य नेता प्रतिपक्ष, मैं कर रहा हूँ, प्लीज। आप विपक्ष को तो बोलने ही नहीं देते, आप सत्ता को तो आप बोल। मान्य नेता प्रतिपक्ष, आप कंक्लूड कीजिए। नहीं चलेगा। मान्य सदस्यगण सदन की कार्यवाही बनाए रखें। मैं लास्ट में आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए, आपको टाइम दिया गया था। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। बैठ जाइए। मैम, मैं 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। औरों के ख्यालातों के लेते हैं तलाशी, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, और अपने गरबान में झांका नहीं जाता। इशारे भी होंगे और काम भी सारे होंगे, क्यों नहीं करेंगे सारे? जब आप बिल पास करोगे तो आप किसको बोलेंगे? आप चेयर को संबोधित कीजिए। मान्य नेता प्रतिपक्ष, आपका समय हो चुका है। अच्छा ठीक है। मान्य नेता प्रतिपक्ष, प्लीज। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जो ये संशोधन विपक्ष की ओर से आए हैं, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह भी करता हूं कि इस बिल में जो संशोधन होने हैं वो इस बिल में संशोधन करें और इसको तब जाके पारित करें। धन्यवाद, धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी, परमिशन ग्रांटेड। विपिन सिंह अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं तो 1 मिनट का समय उन्हें परमिशन ग्रांटेड। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद जिन्होंने मुझे मौका दिया। वैसे तो मेरा क्रमांक उसी लिस्ट में था, लेकिन जो है समय का अभाव है। आप मुद्दे से ना भटके। आप तो दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकामी तो है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकामी तो है। लंबी है गम की शाम मगर सामी तो है। महोदय, हमने एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करी, लेकिन हम जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत में 1600 से अधिक पार्टियां चुनाव लड़ती और लड़वाती है। और जब हम एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करते हैं तो 1600 से अधिक पार्टियों का जो है 1600 से अधिक पार्टियां अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह चुनाव लड़वाती हैं और प्रत्येक राज्य के अपने भिन्न भिन्न मुद्दे हैं।
यदि आप बिहार में जाएं तो बिहार की राजनीतिक स्थिति अलग है, पश्चिम बंगाल जाएं तो वहाँ की राजनीतिक स्थिति अलग है, तमिलनाडु जाएं वहाँ की राजनीतिक स्थिति अलग है, नॉर्थ ईस्ट साइड जाएं तो वहाँ की राजनीतिक स्थिति अलग है, और उत्तराखंड में जब आप जाते हैं तो उत्तराखंड में बोकानोन जैसे और पलायन जैसे मुद्दे, यहाँ की राजनीति अलग है, और हमारे देश की नेशनल पॉलिटिक्स अलग है, हमारे देश की रीजनल पॉलिटिक्स अलग है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध करें। मान्य आप कंक्लूड कीजिए महोदय, बस आपका टाइम हो चुका चंद सेकंड। और मैं तो निर्वाचन आयोग पर जो हूँ हंसी ठिठोली करना चाहूंगा। वो कहते हैं कि हम जो है वन नेशन वन इलेक्शन का जो है समर्थन करते हैं। मान्य आप बैठ समय जाइए। ऑलरेडी मिल चुका था, अब कंक्लूड मुख्यमंत्री जो करना है उनको नेता प्रतिपक्ष आप अपना एक मिनट से ज्यादा नहीं समय दे सकते। वन नेशन वन इलेक्शन का जो है निर्वाचन आयोग जिसकी रिकमेंडेशन करता है उसके पास इतना समय नहीं है कि वो एक मान्य लोकसभा विधायक जी चुनाव आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए, आपका समय हो चुका। मैं बस कुछ सेकंड, बस आपने बहुत कम समय दिया। और निर्वाचन आयोग के पास जो है इतना, निर्वाचन आयोग के पास इतना, मान्य सदस्यगण बस 10 सेकंड। महोदय, विपक्ष के लोग मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं और मैं अंत में कंक्लूड कर रहा हूँ। और समय मिलना चाहिए क्योंकि बीच में बार-बार बीच में आप बैठ जाइए, आप स्थान मुख्यमंत्री का समय था। मैम, सभी लोगों को 3-3 मिनट दिए गए, कृपया मुझे भी कुछ समय दें। माननीय मुख्यमंत्री जी, सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है। मुख्यमंत्री जी का भाषण था तो बीच में उनको समय दे दिया गया, ये ऐसे थोड़े ना होता है। कोई लंच के बाद अध्यक्ष महोदय, लंच के बाद आप बैठ जाइए आप लोग।